चलिए दोस्तों, क्या हाल चाल बा, कैसन बा? बोलो बढ़िया बा। मैं यार ठीक है। यस सर। सर शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत ही मजेदार चीज पढ़ी थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के तहत, ओनरशिप कब जाती है। मुझे मत बताओ ओनरशिप कब जाती है, मुझे सेक्शन बता दो भाई। देखो 19 से रख 19 अमीर आदमी है, उसने रख रखे 3 लोग, 20, 21 और 22, वो इतना अमीर आदमी है। ठीक है। फिर हमने पूछा फुटूरे गुड्स की ओनरशिप कब जाती है? 18-23 पे। फिर हमने पूछा मम्मी के पास ओनरशिप कब जाती है? व्रत का आहार सेक्शन 24। फिर हमने पढ़ा नमक मतलब लागा इस नमक का, नमक मतलब सेक्शन 25। नमक कहता है 3 बातें, जब तक 3 बातें पूरी नहीं होंगी ओनरशिप तेरी नहीं होगी, है ना, मेरी रहेगी। अगर तीनों में से कोई भी एक बात पूरी कर देगा तो ओनरशिप मैं बायर को दे दूंगा। तो ये ओनरशिप के सेक्शन थे। फिर मैंने तुम्हें खतरनाक वो बताया, क्या ओनरशिप का कभी भी पैसे से लेना देना है? नहीं। क्या ओनरशिप का जगह से लेना देना है? नहीं। ओनरशिप के सेक्शन के तहत लेना देना है, बात खत्म। ठीक है। फिर भाई बचपन से एक चीज सीखते आ रहे, सेल चॉकलेट के बचपन से, जिसकी लाठी यानी जिसकी ओनरशिप, बच्चों वाली बात है। 26 ने तुच्ची बात बोल दी। अगर ओनरशिप बायर के पास नहीं है तो लॉस कौन झेलेगा? सेलर। अगर ओनरशिप बायर के पास चली गई है तो लॉस कौन झेलेगा? बायर। अभी इतनी टुच्ची बात है कि मुझे लगता है ऐसे इतना नीचे गिर के सवाल, लेकिन भैया वो स्त्री है और कोई बताने वाली बात नहीं, बच्चों वाली बात है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, है ना, कि ओनरशिप मेरी रिस्क तेरा, यार ये क्या बात हुई भाई, है ना बाबू, ये क्या बात हुई? ओनरशिप मेरी, हाँ, ओनरशिप मेरी रिस्क तेरा। ठीक है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, बोलो। लेकिन भाई जज साहब कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए ओनरशिप मेरी रिस्क तेरा, आज तुम्हें अच्छी बात नहीं लग रही, लेकिन आज से पहले, है ना, तुमने उससे तो यही बोला था, क्या? दिल मेरा धड़कन तेरी, तो बहुत अच्छी बात लगी तुम्हें। आज तुम क्या कह रहे हो? ओनरशिप मेरी और रिस्क तेरा, ये तुम्हें बुरी बात लग रही है। भाई ये गलत बात है कि नहीं है? तो भैया अगर दिल मेरा धड़कन तेरी हो सकती है तो ओनरशिप मेरी और रिस्क तेरा भी हो सकता है। तो ऐसा कब होगा कि ओनरशिप मेरी और रिस्क तुम्हारा हो? अजीब बात है। ऐसा कब हो सकता है ओनरशिप मेरी और रिस्क तुम्हारा? वही सीखने की बात है। सर ओनरशिप मेरी रिस्क तेरा ऐसा कब हो सकता है? सुनेंगे ध्यान से। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि वो जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। अगर मैं इसका एक्सेप्शन बोल दूं कि मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें जनरल रूल का एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? ओनरशिप मेरी, रिस्क तेरा, दिल मेरा धड़कन तेरी, है ना। ब्रेकअप किए बालक बहुत ही दिल जले बालक बहुत ही गंभीरता से मुस्कुराते हुए, सर ऐसी बातें मत किया करो, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। अरे पढ़ाई में दिमाग लगा के डिग्री लेके जाना है उसके पास, लेकिन दूर, हाँ फोटो कॉपी ले जाना, कभी फाड़ के फेंक दो। ठीक है। ऐसा कब होगा? पहली बार ऐसा तब हो सकता है ओनरशिप मेरी रिस्क तेरा, बताओ कब? जब जज बोल दे भैया मियां बीवी राजी, मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट ये किया है। अजीब बात है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ये किया है ना, मतलब तुम और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम खुद कह रहे हो कि अगर प्रोजेक्टर खराब हो गया तो पैसे हम सब देंगे, दोगे ना? नहीं। ठीक है, कह नहीं है कि नहीं बात? लेकिन तुमने ऐसा कह दिया कि पढ़ते पढ़ते प्रोजेक्टर फूट गया, प्रोजेक्टर खराब हो गया, स्क्रीन खराब हो गया, कुछ भी हो गया, रिस्क सर बच्चों का है। अच्छा ओनर कौन है ना, लेकिन रिस्क कौन ले रहा है? अब जज तुमसे कह रहे हैं भाई ऐसा तू कर क्यों रहा है, ये तो बता दे। मतलब ऐसा कौन करता है भाई ऐसा दुनिया में? इसे बोलते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। कौन अपने ऊपर खुद ही रिस्क डालता है? पर तुमने बोला सर से मोहब्बत है, हम सर का नुकसान नहीं होने देंगे। अगर लॉ की क्लास में प्रोजेक्टर में टूट टाट हो गई, कुछ भी हो गया, एसी वेसी फूक गए, तो हम नुकसान भरेंगे। दिल तुम्हारा इतना बड़ा भाई है कि नहीं बात? नजरें झुका ली ने, झूठ भी नहीं बोल रहा। हाँ
ठीक है, तो अच्छा होता ये किसने बोला, तुमने बोला। तो जज ने बोला भाई जब दोनों पार्टी इस बात पे राजी है कि मैं मालिक और रिस्क तेरा, तो जज कह रहे फिर इसमें लॉ क्या कर लेगा, काम तो लीगल है ना। अब लीगल में मालिक मैं हूं, रिस्क तुम्हारा है, बात हो गई। तो जज ने बोला अगर तुमने एग्रीमेंट ही क्या किया है, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, एग्रीमेंट टू रिवर्स, रिवर्स रिस्क का कॉन्ट्रैक्ट कर, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन भाई देखो प्रैक्टिकली दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता, पर जज ने बोला कोई तो होगा, कोई तो होगा लाखों में से एक हीरा जो ऐसा कर लेगा तो कर लेगा, इसलिए लिख देते लॉ में। अगली बात इधर ध्यान दो, किताब मत देखो, इधर ध्यान दो। और ये तो चलो बात समझ में आ गई, ये तो मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली कि भैया मैं मालिक को रिस्क तुम ले रहे हो, तुमने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, सर लॉ समझे लेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ। एक केस और हो सकता है सर, उसको समझते ध्यान से कि वो केस क्या है जिसमें रिस्क मेरा, ओनरशिप तुम्हारी, या ओनरशिप मेरी और रिस्क तुम्हारा। अब ये बताओ, मान लो भाई तुमने जूस तो पिया है, जूस आजकल तो मौसमी चल रहा है, गन्ने का जूस पिया है ना। 20 रुपए में बड़ा गिलास क्या मिल रहा है भाई आजकल, 20 रुपए में छोटा गिलास दे रहे लोग, है ना। बताओ गन्ने के जूस वालों के दिल में छोटे हो रहे हैं, बोलो पिया ना धीरज भाई, पिया ना गन्ने का जूस। तो भाई अब धीरज भाई ईमानदारी से पढ़ते हुए क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन बैंक भेज रहे, लेकिन इतनी ईमानदारी से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा कि भाई चलो कुछ जूस पी आते हैं। अब धीरज भाई ने बोला भाई जितना बड़ा गिलास है ना उतना बड़ा मुझे जूस दे दे। तो भैया उसने निकाला इतना बड़ा गिलास, कह रहा भैया इतना बड़ा गिलास है 100 रुपए का मिलेगा। उन्होंने कहा भाई यार पेट भर के जूस पीना, ये कोई गिलास हो और बड़ा बता। उसने निकाल लिया भिगोना, मम्मी जिसमें दूध उबालती है ना बड़े वाला 5 लीटर वाला पतीला, भिगोना क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, भिगोना ही बोलते हैं ना, हाँ भिगोना ही बोलते हैं ना। तो भाई वो निकाल दिया, उन्होंने कहा जिसमें पूरा भर दे भाई, पूरा क्या कर दे, इसे भर दे, निकाले चले जा जूस, निकाले चले जा। अब भाई वो जूस की मशीन में ई करके जूस निकाले जा रहा, निकाले जा रहा, निकाले जा रहा, भिगोना भरता जा रहा, बिगड़ जा रहा। धीरू भाई अरे भैया मजा आ जाएगा, तो भिगोना भर के पेट भर के, जैसे उसने भिगोना भर के निकालना था, बस लबालब भरने वाला था भिगोना, एकदम से धीरू भाई की कॉल आ गई। धीरू भाई के कॉल में से आवाज आई, है ना तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ, बाहर आ जाओ, अपने पिताजी को भी लेके आओ। धीरू भाई कह रहे रुक जा, घर के नीचे मत जा, घर के नीचे मत जा, वरना मैं पापा की चप्पलों के नीचे दबा रह जाऊंगा। घर के नीचे आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, घर पे क्यों चली गई, आ रहा हूं मैं। धीरू भाई के कुटाई का इंतजाम हो ही चुका था। धीरू भाई जल्दी से बाइक लेके दौड़ते हुए जूस वाले को बोला अभी आ रहा हूं, रुक जा। ठीक है भाई, धीरू भाई ने कुछ मैटर सुलझाया, तो उसने बोला चला तो पहले दोनों जूस पीते फिर लड़ेंगे। वहां मैंने जूस निकाल रखा भिगोना भर के, आधा भिगोना तेरा आधा भिगोना मेरा। ठीक है, अब धीरू भाई क्या नाम है उसका, मुस्कान, ठीक है। अरे चलो आ जाओ आ जाओ, सुन लो लो सुन लो। ठीक है, अब सुनो, अब धीरू भाई उसके साथ आए, ठीक है, मैटर वेटर सुलझा लिया कि यार ऐसे घर पे नहीं आते, घर वालों को थोड़ी बुला लेते हैं, ऐसे कुछ छोटी बात हो गया ना। अब जैसे ही धीरू भाई घर पहुंचे, धीरू भाई जैसे गन्ने के जूस पे पहुंचे, गन्ने के जूस वाला बहुत, इससे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। गन्ने के जूस वाले ने पूरा पतीला भर के, भिगोना भर के बिल्कुल अलग रखा था, ऊपर से बिल्कुल उसको ढक भी रखा था, है ना, कि भाई, और साथ में बर्फ भी साइड में लगा रखी थी। लेकिन भाई गन्ने की जूस की खास बात ये होती है कि अगर धीरू भाई 2 घंटे बाद लौट रहे हैं तो वो 2 घंटे छोड़ो 20 मिनट बाद ही क्या हो जाता है, वो ग्रीन से डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन से ब्लैक नहीं हो जाता, जल्दी हो जाता है। अब वो बिल्कुल गन्ने का जूस, गन्ने का कम चारकोल का जूस ज्यादा लग रहा था। उनने फिर चप्पल निकाल ली, है ना, एक तो वहां अपने पापा से नहीं मिलने दिया, ठीक है, वहां लड़ रहा है आके, और यहाँ क्या पिला रहा, जहर पिलाएगा मुझे, मानने की कोशिश, वहां चप्पल निकाल ली उनने। धीरू भाई कह रहा भाई तो पिट करेंगे, उन्होंने कहा रुक तो जो बात तो करने दे। जूस वाला कह रहा भैया तुम्हारा जूस है, पैसे निकालो, 500 रुपए हो गए। 500 रुपए का और क्या, पूरा पतीला भर के जूस निकाल दिया। अब धीरू भाई को देने पड़ेंगे। धीरू भाई कह रहे मैं क्यों दूंगा भाई, जूस तेरा, मालिक तू, गन्ने तेरे, मशीन तेरी, भिगोना तेरा, जूस तेरा, बर्फ तेरी, पैसे मैं क्यों दूं, पैसे मैं दूंगा, 500 रुपए दूंगा, अगला इसको खाली कर, नया भिगोना डाल। देने पड़ेंगे, पुराने के भी देने पड़ेंगे। क्यों, पर ओनर तो वो है,
है? ओनर तो वो है भाई, देखो ओनरशिप तो उसकी है, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई, बिल भी नहीं बना धीरू के ऊपर, है ना? तो ना ओनरशिप के चैप्टर के हिसाब से ना 20 लग रहा, ना 21 लग रहा, ना 22 लग रहा, ठीक है ना? बोलो। और ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो भाई कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है उससे, फिर क्यों झेलेगा वो लॉस? तो जज ने बोला लॉस वो बंदा झेलता है जिसमें मैं ओनरशिप नहीं देखूंगा, अगर उस बंदे ने क्या किया है, डिले। जो देर करेगा वो लॉस झेलेगा। अब देर किसने करी? गन्ने का जूस निकलवा के ये कौन बोलता है कि आ रहा हूं 1 घंटे बाद, है कि नहीं बात? राइट। और अगर यही देर कौन करता? गन्ने, तो वो लॉस झेलता। यही देर कौन करता? मतलब जैसे धीरू कहता कि भैया मुझे निकाल दो 1 भिगोना 1 पतीला जूस निकाल दो, वो आधा निकालने के बाद कह रहा आधा निकालूंगा आधे घंटे बाद, तो कौन देर कर रहा है? तो पुराना रखा हुआ जूस जो लॉस हो गया वो कौन झेलेगा? दुकानदार। इसमें ओनरशिप नहीं देखी जाती, यानी इस केस में ओनरशिप नहीं देखी जाती। दिल मेरा धड़कन तेरी, मतलब ओनर कौन है? गन्ने के जूस वाला। लेकिन रिस्क किसका हुआ? धीरू भाई का हुआ जिसने देर करी। समझ गई बात? तो ये बने 2 एक्सेप्शन। मैंने तुम्हें गन्ने के जूस का एग्जांपल दिया। अंग्रेज लोग गन्ने का जूस नहीं पीते भाई, सेब का जूस पीते हैं, वहां सेब के जूस की बातें चल रही है, ठीक है ना? पहला, अगर तुमने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही विपरीत किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही क्या किया है? विपरीत किया है, तो लॉस वो झेलेगा जिसने कहा कि मैं लॉस झेलूंगा। और अगर डिले हुई है तो लॉस कौन झेलेगा? जो डिले करा। इनके चाहे केस लॉ के नाम याद मत रखना, पर भैया इनके डिसीजन याद रखना। एक बार पढ़ के देख लो जल्दी से, पहला वाला पढ़ो। रेलवे से भेजेगा। अब देखो गुड्स ऑन प्रॉपर्टी, मतलब सेल्स ऑफ गुड में प्रॉपर्टी का मतलब बताओ, ओनरशिप किसकी है? साफ साफ लिखी है बात। यानी बिल ऑफ लीडिंग किसके नाम पे बनाया होगा? सेलर ने, है ना? रेलवे रिसिप्ट किसने बनाई होगी? सेलर ने अपने नाम पे। लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा है कि लॉस कौन झेलेगा। तो जज कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों कर रहा है? बायर को पूछो क्यों कर रहा तू ऐसा? बात खत्म। जज बायर कह रहा है माई लाइफ माई गुड्स माई रिस्क। जज ने कहा अब तू खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ला, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूं ये बात कि जर्नली रिस्क और ओनरशिप एक साथ रहते हैं, लेकिन इस केस में रिस्क और ओनरशिप अलग अलग हो सकते हैं, और इस केस में भी रिस्क और ओनरशिप अलग अलग हो सकते हैं। रिस्क जूस वाला, रिस्क किसका? ग्राहक का। ओनरशिप किसकी? सेलर की। तो वाई यानी कि ग्राहक विल बियर द लॉस, है ना, इफ गुड्स या जूस बिकम पेरिश। बोलो भाई सिंपल है कि नहीं बात? ठीक है, बशर्ते जूस वाले ने वो ईमानदारी से उसको बचाने की सारी चीजें क्या की हो, उसके ऊपर लगाई। मतलब जूस को सेव करने के लिए उसने ईमानदारी से काम किया, मतलब जानबूझ के उसे खराब नहीं किया। उसने कहा सर मैंने तो बचाने के लिए सारी चीजें करी, मैंने इसको ढका भी, फ्रिज में भी रखा भी, फ्रिज में भी काला हो गया, मेरी गलती क्या है? ठीक है ना? अगली आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब आज की क्लास की सबसे खतरनाक बात, पता नहीं बच्चे जो एब्सेंट हो गए कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने आज। वीडियो के सहारे जीवन जीना पड़ेगा। पहले बताओ क्या मैं तुम्हें प्रोजेक्टर बेच सकता हूं? पंखा मजा नहीं आ रहा, ठंडा नहीं, एसी बेच दो सर। क्या मैं तुम्हें एसी बेच सकता हूं? क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मैं इसका ओनर, ये तो बच्चा भी जानता है। अब बच्चा ये तो जानता है कि अगर कोई बंदा ओनर नहीं है तो वो सामान नहीं बेच सकता, ठीक है ना? यानी कि नो वन कैन गिव, यहां गिव की इंटरप्रिटेशन है सेल। नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ, और यहां पोजीशन का मतलब है ओनर। एक बंदा वो नहीं बेच सकता, वो सामान नहीं बेच सकता जिसका वो मालिक। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि नहीं है? अब इस बात को मंगल ग्रह की भाषा में टैटू बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे भैया? टैटू। टैटू बनाएंगे, टैटू। टैटू क्या बनाएंगे? नेमो डेट क्वेड नॉन। एक बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जिसका वो मालिक। मंगल ग्रह की भाषा में फिर से बोलना। ओ नरेंद्र मोदी के फैन, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, है कि नहीं बात? नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट उल्टा सीधा मत लिखा ना कभी, नेमो नॉन क्वाड हैबिट लिखा हो,
नंबर कट जाएंगे भाई, खोपड़ी ढंग से चला लेना। नेमो डैट क्वेड, इसका इंग्लिश मतलब नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। हिंदी मतलब एक बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जिसका वो मालिक नहीं है। अब सर इसमें लॉ वाली बात क्या होगी, ये तो पड़ोसी बता देगा, है ना। पड़ोसी मतलब तुम्हारा जो पड़ोसी है वो बता देगा, जो शायद लॉ पढ़ भी ना रहा हो, कि एक बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जिसका वो मालिक नहीं है। क्योंकि तुम अपने पड़ोसी को सामान बेच दोगे क्या? सर पड़ोसी स्कूटी बाहर खड़ी थी, बेच दे, बेच दी, बेच थोड़ी दोगे भाई, है कि नहीं बात। इसलिए कोई बंदा वो सामान नहीं बेच सकता। अगर उसने गलती से बेच दिया तो बोलो रे राज, समझ रहे ओ राजा बाबू, अगर उसने सामान बेच दिया तो सिंपल सी बात, चोरी का सामान माना जाएगा वो। भाई तुम्हारी स्कूटी खड़ी है कोचिंग के नीचे, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैंने तुम्हारी स्कूटी बेच दी, अरे तो क्या होगा, तो मैं चोर के तरीके से माना जाऊंगा ना। तो अगर एक चोर माल सामान चोरी करके बेचता है, तो अगर चोर का टाइटल चोरी का है तो बायर का टाइटल भी चोरी का ना कह के चोरी जैसा ही माना जाएगा। भले ही बायर कौन हो, ईमानदार हो, बायर को ये पता ना हो कि मैंने चोरी करके भेजा है, लेकिन फिर भी उसे क्या माना जाएगा, चोर जैसा ही टाइटल माना जाएगा। उसे सामान लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो जज ने बोला अगर बेचने वाले का टाइटल चोरी का है, डिफेक्टिव है, तो बायर का टाइटल भी चोरी का होना ही है। मतलब चोर कभी भी बायर को यह नहीं कह सकता कि मैं चोर और तू ईमानदार, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सामान लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब मान लो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, एग्जाम्पल पढ़ना बाबू, तुम्हें फिर एक गजब की चीज बताता हूं, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम कहोगे सर ये क्या कह दिया। इसीलिए कोचिंग लगाई जाती ताकि तुम ये बात समझ पाओ। ए ने सामान चोरी का उठाया और किसको बेच दिया, बी को। बी कौन था, गुड फेथ बायर। गुड फेथ मतलब ईमानदार। गुड फेथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे पिछले सेलर की चोरी का ना पता हो। अब जैसे मैंने तुम्हें किताब बेच दी तो तुम कौन हो गए, गुड फेथ बायर। गुड फेथ बायर मतलब जिसे तुम्हें यह ना पता हो कि मैंने चोरी करके तुम्हें बेची है। तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा नहीं, तुमने क्या बिलीव किया, इसलिए तुम गुड फेथ बायर हो। गुड फेथ बायर वो होता है जो दो चीजें बता दे कोर्ट में, है ना। एक तो ये कि कोर्ट में जाके रोने लगे कि सर जिसने मुझे किताब बेची, सर ने एक दिन मैंने सपना देखा कि सर सपने में चोरी करके, है ना, सामान बेचे थे। मैंने उठते ही भाग मिलकर भाग की तरह अपने रहपटे बजा दिए शीशे के सामने खड़े होके। सर के बारे में ऐसा सपना देख रहा है, धैर्यपट अपने बजा दिए मैंने। मैं सर को सपने में भी बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे सपने में भी सर क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। मतलब इतना अटूट विश्वास है। तो जज ने बोला भाई अलग से बैठ जा तू, इतना विश्वास। हाँ सर, सर के ऊपर कैसे शक कर देंगे हम, है ना। दूसरी बात, पहली बात तुमने क्या बोला जज के आगे कि अगर मैं ये देख लूं कि सर ने सामान चोरी करके हमें दिया है तो मैं अपनी रहपटे बजा दूंगा, भाग में नहीं बजाता, शीशे के सामने खड़े होकर जब हार जाता रेस, है कि नहीं बात। देखी नहीं देखी, चलो नहीं देखी तो बता देता हूं। उसमें क्या करता है, वो गुस्सा आता है अपने ऊपर। अब अपने ऊपर जब वो गुस्सा करता है, मिल्खा सिंह रेस लड़ते थे ना पहले, रेस एथलीट थे, तो उनमें दिखाया पिक्चर में कि मिल्खा सिंह को एक बार गुस्सा आया था तो उन्होंने क्या किया, अपने चांटे बजा दिए कि भैया वो रेस नहीं जीत पाए। तो ऐसे तुमने अपने चांटे बजा दिए, है कि नहीं बात, कि भैया मैंने सर को क्या किया, चोरी करते हुए देखा सपने में। तो जज ने बोला भाई ये अटूट विश्वास नहीं तो अंधविश्वास है। जज कह रहे हैं, तुम कह रहे हो आप कुछ भी नाम दे दो, मैं सर के ऊपर क्या नहीं कर सकता, शक नहीं करता। तो तुमने गुड फेथ होने की पहली सीढ़ी चढ़ ली। गुड फेथ की कौन सीढ़ी चढ़ ली, पहली। अब आएगा दूसरी सीढ़ी, क्या है दूसरी सीढ़ी में, तुमने जज के सामने बोला द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सेल। सामान बेचने के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे शक भी नहीं हो सकता था। सर मुझे छोड़ो, आप भी अगर होते ना क्लास में तो आपको भी शक ही नहीं हो सकता था कि ये किताब। तो तुम्हें दो बातें प्रूफ करनी है जज के सामने। एक, मुझे सेलर के ऊपर अटूट विश्वास है। किस बात का विश्वास है, नहीं अटूट विश्वास किस बात का है, कि सेलर इतना ईमानदार है कि वो चोर नहीं है। और दूसरा क्या बोलो जो जज के सामने, कि जब उसने मुझे सामान बेचा तो सर साहब मेरी तो छोड़ो, अगर आप मेरी जगह पे आप होते ना तो भी आपको कहीं से शक नहीं होता कि बेचने वाला चोर है। अब ये दो बातें अगर तुमने कोर्ट में बोल दी कि मुझे सर पे विश्वास था और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि सर के ऊपर शक करने का कोई
मतलब ही नहीं बनता था, तो जज तुम्हें बोलेगा गुड फेथ बायर। जज तुम्हें क्या बोलेगा? द पर्सन हु बायज द गुड इन गुड फेथ, है ना। अब ये बताओ, ए ने जब बी को सामान चोरी का बेचा तो बी क्या था? गुड फेथ में। गुड, एक ए मतलब मेरा नाम लिख लो अंकुर, कि भैया बी कह रहा है, बालक कह रहा है, तुम्हारे जैसा ईमानदार बालक कह रहा है कि सर ने जब मुझे सामान बेचा तो वो चोरी का नहीं था, ये मैं मानता हूं, और कोई सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे नहीं थे कि मुझे सर के ऊपर शक होता, तो मैं गुड फेथ बायर हूं। स्टिल वो सामान तुम्हारा होगा क्या? जज ने बोला सर, ओ भाई मेरे बालक, मैं इतनी सहायता कर सकता हूं कि मैं तुझे चोर नहीं बोलूंगा। चोर किसको बोलूंगा? सर को। मैंने सामान चोरी का बेचा तो मैं चोर हूं, बस तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं तुम्हें क्या नहीं बोल रहा? चोर। अब तुम्हें चोर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि सामान तुम्हारा है, सामान तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ट्रू ओनर को वापस करना पड़ेगा। अच्छा, तुम क्या करोगे अब रोते हुए? तुम मेरे ऊपर केस करोगे, है ना। तुम कहोगे सर ये कोई तरीका है, मतलब आपके ऊपर इतना विश्वास किया, आपने किसी का सामान चोरी करके मुझे बेच दिया, मेरे घर पे पुलिस आ गई, सामान उठा लिया, ट्रू ओनर भी दिखा रहा बिल देख मेरा असली, और आपने नकली बिल बना के करके यार मुझे सामान भेजे। सर आपने ना मतलब विश्वास, दुनिया में अब तो विश्वास नाम की चीज ही खत्म कर दी आपने हमारे लिए। तो जज बोलेगा भाई रो मत, सर तुझे क्या देंगे? पैसा भी देंगे तेरा रिफंड और डैमेज भी देंगे, लेकिन सामान तुझे किसको देना पड़ेगा? ट्रू ओनर को। तो सामान तुम, बालक सामान दे देगा ट्रू ओनर को, और बालक की केस करेगा मेरे ऊपर। इस बात का लॉ किससे लिखना पड़ेगा? सेक्शन 27 से बोलता है एक बंदा मैं वो नहीं बेच सकता जो सामान मेरा नहीं है। एक बंदा मैं वो नहीं बेच सकता जो सामान मेरा नहीं है। बस गलत जवाब, यही तुम गच्चा खा गए। इसका आंसर सिर्फ सेक्शन 27 नहीं है, सेक्शन 27 है पर सिर्फ सेक्शन 27 नहीं है। बताओ क्यों? बहुत बढ़िया बात भाई, आज मेरे पास टॉफी होती है ना एलपेनली पे, तो खोल के सीधा मुंह में डालता मैं, ठीक है, उड़ती हुई जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात भाई। क्या इससे पहले मैंने तुम्हें 14A नहीं पढ़ाया? कंडीशन एज टू टाइट। बस बच्चा एग्जाम में यही गलती करता है, फिर बच्चा कहता है नंबर नहीं आ रहे सर। अरे नंबर क्यों देगा एग्जाम में जब तुम बात ही अधूरी लिख रहे हो? एक तीर से बाबू दो शिकार। बताना कंडीशन एज टू टाइटल क्या था? जब कोई भी सामान कोई व्यक्ति बेचता है, हमारी गली के दुकान वाले भैया एग्जांपल देता ना, तुम्हारी गली के दुकान वाले भैया जब तुम्हें सामान बेचते हैं तो तुम ये मान के चलते हो कि वो भैया ओनर है। उनकी इंसल्ट नहीं करते, ये पूछकर 10 जनों के सामने ये पूछकर कि तू तो ओनर तो नहीं है ना, अगर ओनर है तो दिखा, बिल दिखा। हम उनकी इंसल्ट नहीं करते। तो जज ने बोला इंप्लाइडली हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इंप्लाइडली हम ये मान लेते हैं कि सेलर इज द ओनर। सेलर मालिक है, मैंने मान लिया, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। जज साहब ने गाना गा दिया, तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि सेलर कौन है? ओनर है। और उस अगर वो ओनर ना निकले तो कंडीशन ब्रीच होगी, और कंडीशन ब्रीच होगी तो 12(2) के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और साथ में तुम डैमेजेस भी लोगे। तो अगर ये इतना सा ही एक लाइन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मुझे इसी एक लाइन के क्वेश्चन के लिए आंसर देना पड़ेगा 27 से भी, और आंसर देना पड़ेगा 14A से भी, और 14A के ब्रीच होने से मुझे आंसर देना पड़ेगा 12(2). एक तीर से दो शिकार है, पर तीसरा ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। क्योंकि किसी दिन कोई तुमसे पूछ ले कि भाई इंप्लाइड कंडीशन ब्रेक कर दी मैंने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बता ना। हाँ मैं मालिक नहीं था, फिर भी दुकानदार वाला भाई अंकल कह रहे मैं मालिक नहीं था, मैंने तुझे चोरी का सामान बेचा, कंडीशन एज टू टाइटल झूठ ब्रीच हो गया, क्या कर लेगा? तो आंसर क्या दोगे? मैं वो करूंगा जो 12(2) में लिखा है। तो 14A में लिखा है कंडीशन एज टू टाइटल अगर नहीं है तो 12(2) का सहारा लेना है। साथ में आज क्या पढ़ लिया? 27 का हवाला भी देना है। समझ में आ गई बात? तो इतना अब देखो, ये 2 लाइन के क्वेश्चन है बाबू, 2 लाइन के क्वेश्चन से 3 सेक्शन लिख के आएंगे, तब एग्जाम में नंबर मिलेंगे। जमती है बात? बोलो भाई। और अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई दुनिया में आए हैं तो जो पढ़ा है उसका एक्सेप्शन तो पढ़ना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक्सेप्शन ऑफ द अबव रूल का मतलब क्या होता है? अबव रूल क्या था? जिसकी ओनरशिप होगी
वही सामान बेचेगा जिसकी ओनरशिप नहीं है वो सामान। नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। यानी कि नॉन ओनर सामान, भाई प्रोजेक्टर का नॉन ओनर सामान, अब लिखा है नॉन ओनर सामान बेचेगा और नॉन ओनर सामान बेचेगा तो क्या होगा? पूरी दादा भगवान काश मैं भी एब्सेंटी हो जाता, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता भाई, ये दिन वीडियो में देखना पड़ता। फिर सेल बाय नॉन ओनर इज, अभी हमने क्या पढ़ा? सेल बाय नॉन ओनर इज, सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड, बेकार, यूजलेस, है ना, ये पढ़ा। लियो वर्सेस बायस, सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड, सामान ट्रू ओनर को लौटाना पड़ेगा। अब हम क्या कह रहे हैं? सेल बाय नॉन ओनर इज, भाई ये क्या लोचेबाजी है भाई, अब तुम पलटी मार दी तुमने, अब तुम कह रहे हो सेल बाय नॉन ओनर इज, कब हो सकता है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, मीम चल गया, पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, है ना? पक्का? दुनिया का सबसे पहला केस यही है, सेक्शन 27 में ही ये बात लिखी है। एक एजेंट बाबू, एक एजेंट, जैसे LIC के एजेंट आते हैं, हालांकि सर्विस तो गुड्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी मानो कि अगर कोई एजेंट आ रहा है और तुम्हें वो सामान बेच रहा है, एजेंट कौन है? नॉन ओनर है। लेकिन एजेंट अगर सामान बेचता है तो वैलिड सेल मानते हैं, तो इसलिए पहला एक्सेप्शन ये लिखा है, सेल बाय एजेंट बाबू, सेल बाय। जब भी एजेंट सामान बेचेगा तुम्हें 3 बातें पूरी करनी है। कितनी बातें? 3 बातें बाबू पूरी करनी है, 3 बातें पूरी करनी है। पहली बात, एजेंट ये बोलेगा कि मैं प्रिंसिपल की सहमति से सामान बेचता हूं, ये बात पूरी कर देना। दूसरी बात, एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, यानी कि उसका जर्नल बिजनेस ही यही है, किसी और का माल किसी और को बेचना। यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब अप्रूव्ड है ये चीजें। जिस देश में आप काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये चीजें क्या है? वैलिड और अप्रूव्ड है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायर कौन है? गुड फेथ। और गुड फेथ बायर को मैं हिंदी बोलता हूं, बायर कौन है? भोलू। बताओ भोलू कौन होता है बाबू? भोलू कौन होता है? अरे नहीं, भोला वो होता है जो 2 सीढ़ी चढ़े बैठा होता है। पहली सीढ़ी अटूट विश्वास, दूसरी सीढ़ी यानी कि देयर इज नो नोटिस कि सर चोर हो सकते हैं, नो नोटिस। इस बात का उसे जरा सा भी इल्म बोले तो जानकारी, इस बात की जरा सा भी इल्म नहीं है कि सर क्या है, ये लिखी बात। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर मुझे इतना विश्वास था कि सर चोर नहीं है, और मुझे इस बात का नोटिस भी नहीं था कि सेलर चोर हो सकता है। तुमने जज को बोला, जज अब मेरी जगह पे आप होते जज साहब, तो आपको भी पता नहीं लगता सेलर चोर हो सकता है। अगर तुमने ये 2 सीढ़ी चढ़ ली तो जज तुम्हें क्या बोलेगा? भोलू बायर। जज तुम्हें क्या बोलेगा? और अगर तुमने ये 3 चीजें पूरी कर दी, तुमने जज से बोला एजेंट पूछकर सामान बेचता है, एजेंट का ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और बायर भोलू बायर है, तो एजेंट के द्वारा बेचा हुआ सामान क्या माना जाएगा? वैलिड सेल माना जाएगा। एजेंट के द्वारा बेचा हुआ सामान वैलिड सेल माना जाएगा, है कि नहीं बात? अब अगला देखो, कई बार एक गुड्स के 2 मालिक हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जैसे डैडी मम्मी गाना गाते हुए, मेरे तो घर पे ही है, तुम्हारे भी घर पे ही होंगे, है ना? तो डैडी मम्मी है ना, तो डैडी मम्मी एक सामान के 2 मालिक हैं। हो जाता है ऐसा ना कि भैया उन्होंने एक चीज खरीदी जिसमें क्या हुआ, 2 ओनर होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जॉइंट ओनर। क्या बोलते हैं? मम्मी ने पापा के साथ मिलकर कोई सामान बेचा, मम्मी को पता नहीं क्या गुस्सा आ गया, मम्मी ने पापा को फोन किया, पापा को बोल दिया सामान बेच रही हूं मैं। फिर मम्मी हाँ ना थोड़ी सुनती है पापा की, है कि नहीं बात? और मम्मी ने क्या बोल दिया? बेच दे, बेच दिया। एक जॉइंट ओनर जो सिर्फ आधा या उससे कम का उस सामान का मालिक है, क्या वो दूसरे जॉइंट ओनर की नॉन प्रेजेंस में क्या पूरा सामान बेच सकता है? बेच सकता है। ये लिखी बात, बेच सकता है बाबू, जब भी तो बेच सकता है।
मम्मी क्या उस सामान की पूरी ओनर है? नहीं, आधी ओनर है। स्टिल सेल बाय जॉइंट ओनर इज वैलिड, मम्मी इज नॉन ओनर एंड सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड अगर मम्मी ने वो बात किसकी नजर में डाल दी हो? दूसरे जॉइंट ओनर की। ट्रांसफर टू द पर्सन हु बाय देम फ्रॉम सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ, ये लिखी बात, विद द परमिशन ऑफ अदर। पापा को बता दिया, मम्मी ने सामान बेच दिया, पापा हो ना हो मम्मी की सेल क्या मानी जाएगी? तो मम्मी कौन हुई? ओ भैया मम्मी कौन हुई? नॉन ओनर, और नॉन ओनर के द्वारा सेल क्या मानी जाएगी? वैलिड। तभी तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। नॉन ओनर क्यों बोल रहे हैं जज? आधा ओनर भी नॉन ओनर जैसा होता है, आधा ओनर भी। तो जज ने बोला आधा ओनर हो, अच्छा चाहे मम्मी 10% की ओनर हो और पिताजी 90% के ओनर हो, तो भी मम्मी जॉइंट ओनर तो है ही ना। तो यहाँ परसेंटेज का कोई लेने देना नहीं, कभी तुम सोचो आधी ही होंगी, ऐसा नहीं है। मम्मी ने पापा से कहती है मैं बेच रही हूँ, बात खत्म। अब वो 10% की ओनर भी है तो वैलिड सेल, अगर नहीं पूछा तो सेल वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ क्या कहता है? सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है विद द परमिशन ऑफ अदर्स, दूसरे की परमिशन लेके बेच दो। और बायर कौन होना चाहिए? भोलू। बाबू बायर कौन होना चाहिए? बायर का भोलू होना बहुत जरूरी है। बायर को 2 सीढ़ी चढ़नी बहुत जरूरी है कोर्ट में जाके। नहीं बाबू नहीं, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे लॉ, ठीक है। अगली बात देखो, अगली बात बचपन की बातें ताजा करते हैं, है ना। अब मुझे एक बात सुनना ध्यान से। अब मैंने भाई एक बालक की कनपट्टी पे बंदूक रख के क्या छीन लिया? फोन छीन लिया। बालक बहुत ही सहमा हुआ, कह रहा सर गर्दन मत काटना। ए भाई सुन लो मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, अब ये सेल्स और गुरेट का खेल है कि नहीं बात? धीरू भाई बहुत ही एक्साइटेड, सुनो ध्यान से इधर। मैंने कनपट्टी पे बंदूक रखकर, थ्रेट जिसको बोलते हैं धमकी, हिंदी में लिखता हूं, चलो। मैंने कनपट्टी पे बंदूक रखकर धमकी देकर उससे क्या छीन लिया? मोबाइल छीन लिया। और मैंने बोला फालतू चूप अटैक करी तो हाँ गर्दन उड़ाई जा सकती है, चक्कू से बस यहां पे काटूंगा, खेल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं बात? बोलो। बालक बेचारा घबरा गया, कहने लगा सर आज सर ये क्या करो? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा, दिन में पढ़ाता हूँ, रात को पार्ट टाइम काम यही करता हूँ। दिन में पढ़ाओ, रात में चेन लूटो, ठीक है, राइट। क्या करे भाई, रोजी रोटी का है ना। गाजियाबाद इसी की चीज के लिए बदनाम है, जिला गाजियाबाद, पिक्चर ही बनी थी जिला गाजियाबाद, ठीक है। तो गाजियाबाद इस चीज के लिए बदनाम है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनना ध्यान से। अब मैंने देखा भाई बालक जो है पुलिस स्टेशन जाएगा, घर पे बताएगा, है ना। तो मैंने इंतजार किया 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने बीत गए, सन्नाटा, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। अब मैंने बोला काम करता हूँ, अब मामला चारों तरफ क्या है? सन्नाटा है, मैं बेच देता हूँ। अब मान लो भाई मैंने इसका मोबाइल चुराया था, क्या नाम भाई? आदित्य का मोबाइल चुराया, और इसको हाँ तौकीर को बेच दिया। अब ये कह रहा है, अब एक ही पता लगा बाद में जाके दोनों एक ही क्लास में बैठे मिले, एक ही क्लास में बैठे मिले, बिल्कुल बगल बगल बैठे मिले, है ना। भाई ने अपना मोबाइल निकाला, आदित्य घूर घूर के देख रहा है इसकी शक्ल। आदित्य याद कर रहा है मास्क पहन के कौन था है ना। तो कह रहा है यार मास्क पहन के ये तो नहीं लग रहा, हाँ मास्क पहन के ये तो नहीं लग रहा। आखिरकार उसने पूछ लिया तुझे पता है भाई ये जो मोबाइल है ये क्या है? मेरा है। वो कह रहा है पागल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो घर वालों ने मोबाइल दिलाया, ऊपर से तेरा है, तुझे किसने दिया? इसने बोला सर से लिया है। किससे लिया है? अब बताओ क्या टी कभी भी शक करेगा सर के ऊपर? नहीं, कह रहा है सर से लिया है, गुड फेथ में लिया है और सस्ता दे दिया सर ने। आदित्य कह रहा है सस्ता इसलिए दे दिया क्योंकि सर ने मुझसे चुराया है। चुराया नहीं है, चुराया तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, छीना छीना झपटी कर ली, कोर्शियन मतलब कि धमकी से लिया है। अब टी कह रहा है फालतू बातें मत कर, बड़े मुश्किल से एक मोबाइल मिला है, मुझे नहीं पता तेरा है तेरा नहीं है। वो भाई ने कोर्ट में क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, इसका बिल मेरे पास है, इसका ये मेरे पास है। अब 3 जने खड़े कोर्ट में, सबको सवाल ये हुआ मोबाइल किसका?
मोबाइल एक्चुअली में किसका, किसको जज कह देंगे तू ले जा, मुझे, आदित्य को या इसको? रिपोर्ट करते हो नहीं तभी तो कोर्ट में पहुंच गया अब। हाँ बाद में करिए, 6 महीने बाद। कोर्ट के सामने खड़े, मोबाइल किसका? बोलो आदित्य का। बिल्कुल गलत जवाब। मोबाइल है टी का, है ना, और इसको बोल दिया भाई निकलो भाई, तुम निकलो, तुम कहाँ इन पचड़ों में पड़ रहे हो, है ना, चोर, कन्विक्ट, शरीफ आदमी बीच में क्यों पड़ रहा है? अब बताओ आदित्य को गुस्सा नहीं आएगा? आदित्य का सर क्या बात कर रहे हो सर, मैंने प्रूफ कर दिया मोबाइल मेरा है, फिर मोबाइल किसको दे दिया? इसको अरे मोबाइल मेरा प्रूफ कर दिया, जज कह रहा हाँ मुझे पता तेरा है, अरे जब मोबाइल मेरा तो इसको देके क्यों भेज दिया, है ना? जज ने बोला भाई सेक्शन 29, मेरे हाथ कानून से बंधे हैं, मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। सेक्शन 29 ये कहता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट धमकी, फ्रॉड, है ना, इनसे होता है तो जिसको धमकी दी जा रही है उसको जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब 6 महीने क्या कर रहा तू, क्या कर रहा 6 महीने? जज ने उल्टा डांट दिया, रोलना कह रहा बताओ यार मेरा मोबाइल किसी और को दे दिया, मुझे डांट पड़ रही है कि नहीं बात? जज ने बोला 6 महीने सो क्यों रहा था? जो हिम्मत आज आई पुलिस स्टेशन जाने की, 6 महीने भी तो दिखा सकता था। तो 6 महीने तक अगर कोई 6 महीने दिल पे मत लेना, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम तक अगर कोई व्यक्ति, कन्विक्टेड व्यक्ति जिसके ऊपर धमकी, फ्रॉड किया गया, वो क्या कर रहा है, सो रहा है या केस नहीं कर रहा है, तो वो सामान उसका हो जाएगा जो उसको खरीद रहा है, क्योंकि वो खरीदने वाला कौन है? भोलू भाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं चोर हो सकता हूं। अब ये तो जाती होगी इसके साथ। अब आदित्य कह रहा है ठीक है सर आपने उसे मोबाइल दे दिया, दे दो, चलो भाई तू चला जा, मेरा मोबाइल ले जा, तू चला जा। और पैसे किसके पास पड़े हैं? मान लो मोबाइल मैंने 5,000 बेच दिया, 5,000 मेरे पास पड़े हैं ना, तो इसका मतलब चोरी का माल बेचना वैलिड? जज ने कहा यार ये बात भी लोचा फंस गया, अगर मैं सर को वापस भेज दूंगा तो क्या होगा? चोरी का माल वैलिड। तो सर ने क्या बोला, आदित्य अब किसके ऊपर केस करेगा भाई? और मैं आदित्य को क्या दूंगा? 5,000 रुपए तो वही दूंगा जितने में बेचा, और प्लस जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है वो आदित्य को मैं अपनी तरफ से पे करूंगा। वो मेंटल स्ट्रेस का पैसा कितना होता है वो मैटर ऑफ फैक्ट होता है, वो कभी लॉ में नहीं लिखता, वो जज खुद बताता है। बोलो बात समझ में आ गई? अपना कंसर्न किससे? ये क्या मोबाइल किसका होगा? अब मेरा सवाल सुनो ध्यान से, क्या मैं ओनर हूं या नॉन ओनर हूं? नॉन ओनर ने सामान किसको बेचा? टी को। वैलिड या इनवैलिड? यही तो पढ़ रहे, सेल बाय नॉन ओनर इज, यही तो पढ़ रहे। जज ने इसको क्या नाम दिया? सेल बाय पर्सन, यानी अंकुर अग्रवाल, इन पोजेशन, जिसके पास वो सामान है, अंडर वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब धमकी या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है ना। अगर एक बंदा धमकी से सामान लेकर किसी और को बेचता है तो वो सामान जिसको बेचा जा रहा है वो भोलू बायर है, तो वो सामान किसका होगा? उसी का। तो सेल बाय नॉन ओनर इज 29, होश में याद रख लेना। बोलो भाई। क्या मतलब? कंडीशन एज टू टाइटल? हाँ लेकिन कंडीशन एज टू टाइटल में वो ये वाली चीजें नहीं थी। हाँ तो अगर ये चीज जुड़ जाती है तो मैं उसको 29 से सॉल्व करूंगा, है ना। अच्छा कंडीशन एज टू टाइटल में क्या था? अपनी गली के दुकान वाले भैया बताओ, क्या अपनी गली में जिस दुकान से तुमने ब्रेड मक्खन खरीदा तो क्या कोई धमकी उमकी से खरीदा कि चक्कू दिखा दिया, बंदूक दिखा दी? नहीं ना। तुमने क्या बोला? तुमने बोला भैया एक ब्रेड दे दो, एक अमूल का बटर दे दो। बाद में पता लगा ब्रेड बटर के चोरी करके बुलाया था, कोई धमकी वगैरह तो नहीं था ना। तुमने बाद में पता लगा रहे गली वाले अंकल, और मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, ब्रेड मक्खन के चक्कर में बेइज्जती हो जाएगी। तो वहां पे कोई धमकी उमकी नहीं थी। नहीं, लेकिन वहां लिखने का फायदा इसलिए नहीं क्योंकि कंडीशन एज टू टाइटल में कोई धमकी वगैरह नहीं होती।
है ना, तो उसको लिखना ना लिखना एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता। इससे बढ़िया आप क्या लिखोगे, आप पहले लिखोगे ये, ठीक है, फिर लिखोगे 27 के बाद एक्सेप्शन 29, ये लिखोगे। बोलो भाई, समझ में आ गया केस? अगला केस सुनो ध्यान से, अगला केस सुनो। अब भाई एक बालक ने क्या खरीदा, अमन, नमन, क्या नाम है भाई पीछे वाले का, मयंक, पीछे क्या था, नमन भी तो था कोई, आज नहीं आया, अच्छा बैठा तुम्हारे साथ ही था है? हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? नक्स, तो भाई एन, एन लिख दे भाई। अब एन ने मोबाइल खरीदा एक दुकान पे जाके, ठीक है, अब दुकानदार ने बोला भैया चलो मोबाइल लेता, मोबाइल खरीदा एन ने जाके, और मोबाइल ने दुकान खरीदने के बाद वो बोला भैया पैसे ले लो, बिल दे दो, इस मोबाइल को यहीं रख देना डब्बे में रख के, कोचिंग के बाद लेता जाऊंगा 4 बजे। दुकानदार कह रहा क्यों भैया अभी जो ले जाओ यार, अरे यार भैया मैं कोचिंग में ले जाऊंगा, बगल में दोस्त, क्या नाम भाई, मयंक, मयंक पार्टी मांग लेगा, क्या नाम है भाई, हाँ जंगजोत भी पार्टी मांग लेगा, कहेगा भाई पार्टी दो पार्टी दो, आगे भैया बैठ, पता लगा जितने का मोबाइल नहीं उतने की तो पैटीज खा गए, है ना, भैया आते हुए ले जाऊंगा, ठीक है, न्यू पिंच करके मेरे गाल छीनना शुरू कर देंगे। तो दुकानदार ने बोला चलो भाई ठीक है आके ले जाइए। ओनर कौन बन गया, बिल भी कट गया, सब कुछ कट गया। मैंने तुमसे पहले बोला ओनरशिप का जगह से कोई निर्णय देना नहीं है, ओनर एन है लेकिन मोबाइल कहां रखा है, दुकान पे रखा है। बात समझ में आ गई ना? अब हुआ क्या, एन की एक्स को पता लग गया, उन्होंने कहा जीने नहीं दूंगी इसे, मैं जीने नहीं दूंगी। एक्स पहुंची दुकानदार के पास, ठीक है, दुकानदार से कुछ कहा नहीं, मोबाइल को देखा और बोली ये मोबाइल कितने का है? दुकानदार कह रहा है दूसरा मॉडल ले लो, ये नहीं है। ये कितने का है? दुकानदार कह रहा है दीदी समझ नहीं बात, मैं दूसरा मॉडल निकाल रहा हूं, ये वाला मॉडल एक ही है, ये नहीं बेच रहा मैं तुम्हें। दुकानदार भी एक नंबर का चालू, वो सच्चाई नहीं बोल रहा, फिर भी कह रहा तू, एक्स ने बोला पैसा बोल, क्या बोल, पैसा बोल, हाँ हर चीज की कीमत होती है, तू पैसा बोल। अब पता नहीं दुकानदार के मन में क्या है, दुकानदार ने बोल दिया ये मोबाइल 1 लाख रुपए का है। एन के एक्स ने स्कैनर निकाला, ये स्कैनर, पेमेंट, मोबाइल दे, मोबाइल दे। दुकानदार को कुछ समझ नहीं आ रहा, दुकानदार के दिमाग सुन एकदम, अबे ये क्या हुआ, मतलब कोई मोल भाव नहीं, कोई एमआरपी नहीं, कोई गूगल पे अमेजोन पे सर्च नहीं कि इस तरह का मॉडल वहां कितने का मिल रहा है। पता लगा वो मोबाइल था 40,000 रुपए का, एन 40,000 रुपए में खरीद के गया, वो वहां कितने का चिपक गया, 1 लाख का। दुकानदार हैरान परेशान, दुकानदार कांपते हाथों से क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। ठीक है, एन जा रहा लहरता लहरता, छुट्टी हो गई 4 बज गए, मोबाइल है ना, घर वाले वेट कर रहे होंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा, है कि नहीं बात। अब एन कह रहा भैया भैया मोबाइल दे दो जल्दी से। वो कह रहा भैया मोबाइल गिर गया। गिर गया मतलब, गिर गया मतलब क्या भैया, मैं ऊपर रख रहा था, गिर गया, मैं तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ 40,000 रुपये। यार ये कोई तरीका, बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके मोबाइल पसंद आया, 40,000 रुपये पिताजी से भी लिए, उसके बाद तू कह रहा है मोबाइल गिर गया, कोई तरीका थोड़ी है। अब क्या बोलूँगा घर पे जाके, इतने में एक्स आ गई यूज करते हुए, इसी मोबाइल से ब्लॉक किया तुझे मैंने, देख रहा है विनोद, मुंह पे बेइज्जती सामने, तुमने दुकानदार को देखा और उसको देखा, अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते। तुमने कहा ये मोबाइल उसके पास कैसे है? दुकानदार वही खतरनाक सी, भैया भैया दीदी तुम क्यों आ गई? अब क्योंकि भाई वहां कोई झगड़ेबाजी हो नहीं सकती थी, मामला 40,000 50,000 1 लाख का था। एन ने स्यू कर दिया दुकानदार के ऊपर, और जज से ये बोला कि इस दुकानदार ने मेरी ओनरशिप का मोबाइल एक्स को बेच दिया है, मेरी ओनरशिप का मोबाइल मेरी एक्स को बेच दिया है कि नहीं बात। मोबाइल दिलाओ।
ईगो पे लग गई ना बात, मेरा मोबाइल मेरी एक्स के पास और उसी से मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे चाहिए वो मोबाइल। मोबाइल किसका, एन का या एन की एक्स का? क्या बात कर रहा है भाई, खुद ही बोल रहा है, एन का एन की एक्स का? मोहब्बत है यार, ये मोहब्बत है ये। तुम लॉ के हिसाब से बोलो, उसकी नजर से मत बोलो। किसका? एक्स का। क्यों? एन का। गलत जवाब, मोबाइल एक्स का। क्यों? क्योंकि एक्स ने दुकानदार की बात को कोर्ट में रखा। मैं कौन हूं? भोलू बायर। एक्स ने बोला मुझे नहीं पता था कि ये मोबाइल इसको बेच चुका है, ये फालतू की बातें कर रहा है, मुझे नहीं पता था ये मोबाइल इसको बेच चुका है, और मुझे बिल्कुल भी सर्कमस्टेंसेस से क्या नहीं था, शक भी नहीं हो सकता था कि ये मोबाइल पहले बेचा जा चुका है, और मैंने तो उल्टा महंगा ही खरीदा है। तो जज ने उससे बोला बहन तू जा, बहन तू जा, तू तो वैसे ही क्या कहते हैं 40,000 का मोबाइल 1 लाख में खरीदे बैठी है, तू जा तू तो घर निकल। मोबाइल किसका हो गया? एक तो तुझे महंगा बेचा गया है और तेरे ऊपर और कोर्ट तक की नौबत आ जाता, अच्छा नहीं लगता ना, तू तो भोलू है, तू निकल जा। अब ये बताओ, सामान एन का है, जज ने उसे भेज दिया, बताओ क्या दुकानदार ओनर नॉन ओनर? क्योंकि ओनर कौन है? एन। सेल बाय नॉन ओनर जज ने क्या माना? वैलिड। सेल बाय नॉन ओनर जज ने क्या माना? वैलिड। अब कई बच्चे पूछते हैं एन के साथ तो नाइंसाफी है। नहीं, एन किसके ऊपर केस करेगा? और दुकानदार कितने रुपए देगा इनको? 1 लाख। अबे 40 के बदले 1 लाख मिल रहे हैं। एक तो 40 के बदले कितने मिले? कितने का फायदा? 60 का। और एन अगर वहां लेट गया जाके, समझ गया, तो डैमेज। और जज कह रहे लेट क्यों रहा है? भैया स्ट्रेस लेवल बहुत हुआ है, ब्लॉक कर दिया, ये हो गया, लड़ाई हो गई मेरी तो मेरे घर वालों ने और चांटे बजा दिए, फिर इस लड़की के साथ घूमता मिला तू, है ना, स्ट्रेस लेवल के डैमेजेस। और तो फायदा ही फायदा है, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ये वाली कहावत है भाई, समझ में आई ना बात? 40 से कितने मिल रहे हैं? 1, और उसके बाद भी डैमेजेस मिल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि एन को क्या मजा आ रहा है, मुद्दा ये कि मोबाइल किसका है? एक्स का। दुकानदार कौन है? नॉन ओनर। हम क्या पढ़ रहे हैं? जर्नली सेल बाय नॉन ओनर वॉइड होता है, लेकिन इस केस में सेल बाय नॉन ओनर क्या बना? जज ने बनाया 30 सबसेक्शन 1। सेल बाय वन कौन? हु ऑलरेडी सोल्ड, जो किसको बेच चुका है सामान? टू एन, बट कंटिन्यू इन पोजीशन, क्योंकि एन ने क्या बोला कि कोचिंग से जाते हुए ले लूंगा। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सामान बेचा गया जो ओनर तो नहीं है पर उसके पास पोजीशन है। ठीक है ना? बोलो भाई, समझ में आ गई बात? तो जब वो थर्ड पर्सन, यहां थर्ड पर्सन कौन है? एक्स। वो कौन निकली? गुड फेथ बायर। तो उस गुड फेथ बायर होने की वजह से उसको क्या मिल जाएगा? गुड टाइटल, यानी सामान मिल जाएगा वो वाला। बात खत्म। समझ में आई ना बात? सामान क्या मिल जाएगा? वैलिड। सेल बाय द वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर ऑफ, ये लाइन एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है? अगली बात बहुत सिंपल, ये 2 केस थे थोड़े से दिमाग को हिलाने वाले, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है? नॉन ओनर की सेल वैलिड मानेंगे। अगली बात, तुम रिटेलर थे, मैं होलसेलर था, मैंने होलसेलर ने तुम्हें रिटेलर को सामान भेजा, तुमने मुझे अभी पेमेंट नहीं दी थी, ओनर भी मैं ही था, मैंने कहा भाई पेमेंट नहीं दूंगा, सेक्शन 25 लगा के मैंने बोला पेमेंट जब देगा तब ओनरशिप दूंगा, पैसा दे ओनरशिप ले, पैसा दे ओनरशिप ले। तुमने अभी पैसे दिए नहीं, मैंने कहा ओनरशिप मेरी है। ओनर उस सामान का मैं था, तुम्हारे घर, तुम्हारी दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा था, दुकान कह रहा सामान यही लूंगा, अब तुम्हारी खोपड़ी भरना आ गई, तुम कह रहे हो भाई यार ये कह रहा है सामान मैं लूंगा, ये क्या चक्कर है? ओनर मैं हूं नहीं, सामान ये वाला मांग रहा है, क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, कॉल करोगे मुझे। क्या करोगे? कॉल करके, है ना, बोलोगे सर एक बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फोन पे मेरे हाथ जुड़े हुए दिख नहीं रहे, पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैंने सामान आपसे आज खरीदा है उसका ग्राहक आज ही मेरी दुकान पे आ गया, इससे बड़ा संयोग, गुड लक क्या होगा कि माल लिया तुरंत ग्राहक आ गया। सर प्लीज सर बेचने दो ना, प्लीज सर बेचने दो ना। मैंने कहा बेच दे। तुमने वो सामान बेचा किससे? विद द कंसेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर।
रिटेलर सोल्ड द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब तुम कौन हो, ओनर या नॉन ओनर? लेकिन तुमने किससे क्या किया, तुमने मुझसे पूछा। तो जज साहब कह रहे हैं मियां बीवी राजी क्या करेगा, क्या जी तुमने आपस में डील कर ली तो फिर कानून क्या कर लेगा। एक नॉन ओनर ट्रू ओनर से पूछ के सामान बेच रहा है तो गलत क्या है इसमें, समझ में आ गई ना बात। तो सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड अगर उसने पूछ कर बेचा है। तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, पूछकर सामान बेचना। किससे पूछकर सामान बेचना, ओनर से पूछकर सामान बेचना। अगर कोई व्यक्ति ओनर से, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें प्रोजेक्टर बेच रहा हूं, मैं पूछकर बेच रहा हूं कोचिंग वालों से, तो फिर मेरे को चोर क्यों कह रहे हो, मैं तो पूछ के बेच रहा हूं ना। तो मैं नॉन ओनर हूं लेकिन पूछ के बेच रहा हूं तो वैलिड सेल है, बात खत्म। समझ में आ गई बात, बोलो भाई। अब मर्केंटाइल एजेंट में मेरा बिजनेस ही एजेंसी का है, नहीं मैं एजेंट नहीं हूं, या मैं ऐ भी उठा के बेच रहा हूं पूछकर। जैसे मान लो मैं कोई यहां का सामान ही बेच रहा हूं तो मैं पूछकर बेच रहा हूं। मैं जर्नली ये बिजनेस करता नहीं कि बच्चों को उठाया कुर्सी बेच दी, बच्चे को उठाया वो पढ़िए चेयर बेच दिया, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन एक बच्चा कह रहा मुझे बेच दो, मैंने कहा भाई पूछ लेता हूं, तो पूछ कर बेचा है तो क्या है, तो मैं एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो रेगुलर वही काम करता है, जो रेगुलर वही काम करता है। तो यहां मैं एजेंट की तरह नहीं हूं, ठीक है। अभी एक मिनट आगे बढ़ा दूं, मैं पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अगली बात देखो, मान लो भाई ये बैग किसका है, किसका नहीं है, हाँ ये तुम्हारा, आ जाओ बैग ले आओ। नहीं ये आ जाएगा भाई, नहीं बैग वही ले आओ। अच्छा चलो भाई देख रहा हल्का भारी, रुक जा भाई रुक जा। ये बैग किसका है, आजा मेरे दोस्त आजा। फोटो खींचो। ये बैग किसका है भाई, ये बता दो। आदित्य, हर्ष भाई 10 रुपए का तो होगा, ज्यादा ही होगा, पर 10 रुपए का ले ले, लाओ। ऑनलाइन नहीं, किसी से ले लो यार, दोस्तों से। लाओ, एक हाथ दो, एक हाथ लो, फोटो ले लो भाई। 10 रुपए तो पकड़ ले, 10 रुपए पकड़ नहीं रहा। हाँ फोटो ले ली, फोटो ले लो, नहीं फोटो ले लो यार, फोटो ले ले यार, 1 रुपए डाल दो। जिसका बैग है वही ले रहा बेचारा फोटो। लो भाई बहुत बढ़िया, ले जाओ भाई, ले जाओ। ठीक, भैया बैग अपने पास ले लेंगे भाई, क्या कर रहा है बैग ले ले भाई। बैग तुम्हारा हो गया नहीं हो गया, जो खरीद रहा है उसको यकीन नहीं हो रहा बैग मेरा है कि नहीं है, बैग उसका हुआ नहीं हुआ, बोलो। किसी और का बैग उसकी नजरों के सामने मैंने उठा के, क्या नाम है भाई आपका, है ना, पांडे जी को बेच दिया, तो क्या इसका बैग जो मैंने इसके सामने इसको बेचा, क्या ये सेल वैलिड है या नहीं है, बोलो। नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब, कभी सही भी दे दिया करो। वैलिड सेल है, वैलिड सेल है। बताओ क्यों वैलिड सेल है, ये रो रहा है लेकिन रोक नहीं रहा। जज ने बोला भाई सुनो, अब जज ने क्या मान लिया, है ना, बैग लगा लेगा अपने गले से, पड़ोसी न ले जाए। जज ने क्या मान लिया, जज ने मान लिया किसी भी व्यक्ति के सामने, क्या नाम है भाई, हर्ष के सामने उसी का सामान एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचा जा रहा है उसकी नजरों के सामने, और वो मना नहीं कर रहा। नहीं भाई नहीं, बंदूक कुछ नहीं, यहां कोई बंदूक थी, नहीं अभी बाबू बात करो। हर्ष मना नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि मैं बेचूं, इवन वो चाहता है मैं बेचूं, ये नहीं, वो चाहता है कि मैं बेचूं इतने ही रुपए में, क्योंकि ये रुपए की बात भी तो उसके सामने हुई, और उसने खुद बोला बैग के आगे की जेब में से ले ले है कि नहीं बात। तो जज ने बोला भाई यार डबल मजा है, डबल मजा। एक नजरों के सामने बेचने वाला व्यक्ति अपने ही सामान को बेचने से रोक नहीं रहा, और वो ये भी एग्री कर रहा है चुप रहकर कि 10 रुपए में बेच दे। तो हर्ष के ऊपर लगा एस्टोपल, क्या लगा,
अब सुनो ध्यान से, अब एक मिनट सुन लो फिर। एस्टोपल का मतलब होता है क्या? एस्टोपल का मतलब होता है रोकना बाबू। क्या होता है? अब जज ने बोला हर्ष को ये कहने से रोका जाएगा, हर्ष को ये कहने से रोका जाएगा। क्या कहने से रोका जाएगा? कि ये सेल, हाँ, कि ये सेल वैलिड। जज कह रहा भाई ये सेल वैलिड, फिर से बोलियो। ये कह रहा सेल वैलिड नहीं है, 10 रुपए में थोड़ी बिकेगा ये बैग। जज ने बोला बस बस, यही मत बोलियो। क्या मत बोलियो? कि ये बैग 10 रुपए में कैसे बिक जाएगा। ये तुझे कब बोलना था? जब ये बिक रहा था। जब ये बिक रहा था भरी सभा में, इतने सारे बच्चे बैठे थे, उनके सामने बोलता। क्या बोलता? क्या कर रहा भैया, क्या कर रहा तू, 10 रुपए में बेच रहा है कि नहीं बात? तब बोलता, जब तो बोला नहीं, है ना। तो जज ने बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह बोला खामोशी का मतलब हाँ है। खामोशी का मतलब, तो इफेक्ट ऑफ एस्टोपल मतलब ओनर को यह कहने से रोका जाएगा कि यह सेल वैलिड नहीं है। ओनर को यह कहने से रोका जाएगा कि यह सेल वैलिड नहीं है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं ओनर या नॉन ओनर? मैं नॉन ओनर। बैग का ओनर कौन? हर्ष। मैं ओनर या नॉन ओनर? मैं नॉन ओनर होते हुए सामान बेचा नहीं बेचा पांडे जी को, तो सेल वैलिड इनवैलिड? सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड, क्योंकि वो किसकी नजरों के सामने हो रही है? ओनर की नजरों के सामने हो रही है। इसको बोलते हैं, वो प्रूफ करना पड़ेगा, फिर वो प्रूफ करना पड़ेगा, फिर वो बात अलग है। हम तो यहां मान रहे हैं ना, यहां कोई दबाव नहीं है। ट्रू ओनर हैज एक्टिवली सफर्ड एंड हेल्ड आउट द अदर पर्सन। क्वेश्चन, ट्रू ओनर एज अ पर्सन ऑथराइज टू सेल द गुड्स। जज ने ये माना ट्रू ओनर ने इस पर्सन को ऑथराइज कर दिया है गुड्स को सेल करने के लिए। आई एम द ऑथराइज पर्सन लाइक अ एजेंट टू सेल द गुड्स। तो अब तुम्हें यह कहने से कोर्ट में रोका जाएगा कि ये सेल वैलिड, इसलिए टाइटल रखा इस टॉपिक का इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। रोका जाएगा क्या कहने से? कि सेल वैलिड नहीं। ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, इसलिए अभी पेंडिंग रखते हैं। सेल बाय अनपेड सेलर, ऑब्वियसली बात है। अनपेड सेलर, सेलर कौन? अनपेड, यानी कि दुकानदार को तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो वो क्या बना? अनपेड। अगर तुम उस सामान के मालिक हो और तुम्हारा सामान कहां पड़ा है? अभी भी दुकान पे पड़ा है ना। याद है सेक्शन नंबर 20, अगर बिल कट गया तो तुम मालिक हो गए। बिल कट गया, तुम मालिक बन गए, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं कौन हूं? अनपेड सेलर। तो जज ने बोला एक अनपेड सेलर सामान को बेच सकता है क्योंकि उसके ग्राहक ने उसे पूरा पैसा। तो अनपेड सेलर कौन हुआ? नॉन ओनर, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकता है? बेच सकता है। ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, घबराओ मत, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। अगली बात जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक मूवी थी जिसका नाम था शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस में रजनीकांत जो शिवाजी का रोल कर रहे होते हैं वो हो जाते हैं इंसॉल्वेंट। फिर उनका जो दुश्मन होता है विलन, वो उन्हें 1 रुपया देता है, लो शिवाजी 1 रुपया भीख मांगो। उसके बाद वो जूं जूं ऐसे कर करके सिक्के उड़ा उड़ा के, है ना, पॉकेट में रखते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो शिवाजी का कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि 1 रुपया भीख देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस पिक्चर में शिवाजी को कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो होता है जिसकी पर्सनल असेट, उसमें शिवाजी की घड़ी भी कोर्ट छीन लेती है। कोर्ट का जो वकील होता है वो शिवाजी से कहता है भैया ये तो घड़ी पहन रखे तुमने रोलेक्स की, इसे उतार के जाना। तो शिवाजी को बहुत गुस्सा आता है, कहता है बताओ पर्सनल घड़ी भी छीन ली मुझसे। इसका मतलब इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो होता है जिसकी लायबिलिटी उसकी पर्सनल असेट को बेचकर भी ना पूरी की जा सके, है ना। अब ये बताओ उसकी लायबिलिटी को जो पर्सनल असेट को बेचकर चुकाई जाएगी, वो पर्सनल असेट बेचता कौन है? कोर्ट। क्योंकि इंसॉल्वेंसी केस में सारी की सारा पैसा किसके पास जाता है? सॉरी, सारी एसेट किसके पास जाती है? कोर्ट। अब ये बताओ जो कोर्ट है क्या वो ओनर है नॉन ओनर है? क्योंकि ओनर तो शिवाजी है। शिवाजी की रोलेक्स घड़ी का ओनर कौन? शिवाजी। नॉन ओनर कौन? अब कोर्ट कह रहा है भाई तेरी उधारी चुकाने के लिए बेचना तो पड़ेगा, तो कोर्ट को पावर देनी पड़ेगी ना बेचने की। तो सेल बाय नॉन ओनर इज वैलिड। तो शिवाजी की घड़ी जो वकील ले जाता है, कोर्ट ले जाता है, कोर्ट को बोलते हैं लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर। कोर्ट को क्या बोलते हैं?
तो कोर्ट के जो लोग काम करेंगे शिवाजी की घड़ी बेचने का, उनको लिक्विडेटर बोला जाता है या फिर बोला जाता है ऑफिशियल रिसीट। और याद करो, पाया मैंने पाया तुम्हें अपना बनाया तुम्हें, फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर मुझे किसी बालक का कैलकुलेटर यहां पड़ा मिल गया, कैलकुलेटर, क्या मैं उसका मालिक हो गया? देखो मैं मालिक तो नहीं हूं, क्योंकि कैलकुलेटर का बिल तो तुम्हारे पास है। मान लो कार्तिक कैलकुलेटर छोड़ के भग लिया, जल्दबाजी इतनी थी से, कैलकुलेटर मुझे यहीं छोड़ के मैंने ले लिया, तो जज पहले ये बोलता है एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उसके मालिक को ढूंढो। अब मैं कार्तिक को ढूंढूंगा, कार्तिक मुझे नहीं मिल रहा दूर दूर तक, अब क्या करूं? 2 महीने बीत गए, 3 महीने में कार्तिक सी एंटर में आ गया। तो जज ने बोला अगर ट्रू ओनर आपको नहीं मिलता है तो सर हम आपको एक पावर देते हैं, उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर लो, या उस कैलकुलेटर को आपको लग रहा है बेचना है तो बेच दो। अब बताओ, फाइंडर ऑफ गुड्स मैं, क्या मैं ओनर हूं? लेकिन फिर भी मुझे बेचने की इजाजत दे दी किसने? कोर्ट ने। समझ में आ गई बात? तो बताओ ये सारे केस जो हमने पढ़े बाबू आज किसके पढ़े? टॉपिक क्या है बोलो, टॉपिक क्या है? टॉपिक सेल बाय नॉन ओनर इज, लेकिन बताओ ऐसे कितने केस हैं जिसमें सेल बाय नॉन ओनर, जनरल टॉपिक क्या है? सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड। जनरल टॉपिक है सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड। इसके कितने एक्सेप्शन हैं जिसमें सेल बाय नॉन ओनर क्या बनेगा? वैलिड। कितने बने? 5। एक दिल जले बालक ने बोला, एन ने अपनी एक्स को बोला लव यू आजा, ठीक है, लव यू, ठीक है। एल से लीगल कंसेंट, यानी जिसको मैंने बोला पूछ कर बेचना, क्या करना? तो भाई इसका सेक्शन बना 30(2). ये चीट कोड याद रखना भाई, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में 5 या 6 नंबर का। पता क्या बोलेगा? सेल, जनरली सेल बाय नॉन ओनर इज वॉइड बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, डिसाइड एक्सप्लेन सच एक्सेप्शन। ठीक है, 120 नंबर का पेपर आता है लॉ का। कितने नंबर का? चॉइस मिला के बिल्कुल एग्जैक्ट 60 नंबर होते हैं लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन, और 60 नंबर होते हैं केस स्टडी। तो 60 और 60, 120 में से तुम्हें 100 का अटेम्प्ट करना होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो पूछने ही है, ऐसे को 60 नंबर के 100% केस नहीं आते। वो तो मैं तुम्हें घर में लिखने के लिए केसेस देता हूं ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए। केस लिखने से फायदा क्या होता है? उसमें जब मैं प्रोविजन वाला पार्ट लिखता हूं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी तो वही प्रोविजन आता है। उससे क्या बनेगा बाबू? अदर एक्ट। क्या बनेगा? अदर एक्ट बाबू, ये लास्ट पॉइंट। अदर एक्ट में आ जाएगा लिक्विडेटर या फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन कौन सा है अदर एक्ट का? कोई नहीं है ना। वी से क्या बनेगा? वॉइडेबल। पहले धमकी वाला, धमकी धोखा, धमकी धोखा सेक्शन बोलना 29। बहुत बढ़िया बात। ई से क्या बनेगा बाबू? एस्टोपल। हर्षू, एस्टोपल, ठीक है, कोई सेक्शन नहीं है। यू से क्या बनेगा बाबू? अनपेड सेलर, 54 ब्रैकेट में 3। आजा के इसे क्या बनेगा? 27। जे से डैडी मम्मी, जॉइंट ओनर 28। ए से ऑलरेडी सोल्ड, एक्स उसको बेच दिया जो ऑलरेडी सोल्ड था। तो सेल बाय नॉन ओनर क्या बोलता है? लव यू आजा। नॉन ओनर बोलेगा समान व्यक्ति हुए लव यू आजा। समझ में आ गई बात भाई? नोट कर लिया चीट कोड? क्या चेंज कर दूं?
देख रहा है विनोद, स्पेलिंग में खुद नहीं लिख सकते घर जाके। हाँ, लास्ट वो ऑलरेडी सोल्ड, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1। हाँ बोलो भाई, क्लास के बाद लेता हूँ डाउट, है ना? हाँ, क्लास के बाद पूछता हूँ, क्लास के बाद मैं यहीं रहता हूँ, डाउट लेना। अब सर ये सारी बातें वही है जो मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझा चुका हूं, ठीक है। सेक्शन 27, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें? एजेंट। वैलिड सेल, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें? तो जॉइंट ओनर ने पूछ के बेचा तो वैलिड सेल। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें? फ्रॉड। फ्रॉड मतलब वॉइडेबल वाला, तो कुछ रीजनेबल टाइम के बाद बेचोगे तो सेल वैलिड होगी। हायर प्राइस, 40,000 का मोबाइल 1 लाख में बिक दिया, एक्स वाला, एक्स वाला 30, एक वैलिड सेल, है ना? अब ये जो क्वेश्चन आया, ये आया सितंबर 2024 में, वर्ड टू वर्ड अपनी किताब से। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज, ये बताओ, सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात। बैंक, भाई मैंने बैंक से लोन लेके क्या ले रखा है? कार, और अभी मैंने लोन चुकाया नहीं, मैंने तुम्हें कार सेल कर दी, वैलिड सेल इनवैलिड सेल? क्यों? सेल बाय नॉन ओनर तो वैलिड होता है, सेल बाय नॉन ओनर तो वैलिड होता है। बोलो एक बात, अब सुनना एक राज की बात, बहुत खतरनाक राज की बात बोलने जा रहा हूं मैं, होश में सुन लेना। सेल बाय नॉन ओनर वैलिड होता है, बोलो मेरे साथ, सेल बाय नॉन ओनर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 केसेस में। समझ गए भाई? यही बच्चा गलती करता है, और बच्चा सितंबर 24 में यही गलती करके आया। बच्चे को लगता है सेल बाय नॉन ओनर तो वैलिड होता है। अरे कहां लिखा है वैलिड होता है? सेल बाय नॉन ओनर वैलिड होता है अगर ये लोग हैं बस, इनके अलावा बाकी, इनके अलावा बाकी सेल बाय नॉन ओनर। तो तुम समझ क्यों नहीं रहे? इनके अलावा, इनके अलावा सेल बाय नॉन ओनर वॉइड होता है। अब ये बताओ, क्या इनमें से बैंक कहां है? मैंने बैंक से लोन लिया और कार ले ली, फिर मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया, मैंने तुम्हें कार बेच दी, तो क्या मैं उस कार का ओनर हूं? नहीं हूं ना। तो जब मैं उस कार का ओनर नहीं हूं तो मेरी सेल वैलिड मानी जानी चाहिए? नहीं, वैलिड तभी मानी जाएगी जब मैं किसमें हूं? लव यू आजा। तो क्या मैं लव यू आजा में कवर हो रहा हूं? अगर मैं नहीं हो रहा तो वॉइड, और अगर मैं लव यू आजा में कवर हूं तो वैलिड। ये बताना, ये टीवी वाला और ये वाला लियो वर्सेस 22, क्या लियो वर्सेस 22 में, क्या लियो और 22 में कोई भी सेल बाय लव यू आजा में कवर हो रहा है? बोलना जरा सर। आप अब बच्चा बोलेगा सर लव यू आजा में कवर होने के लिए क्या चेक करना पड़ता है? अरे एजेंट, धमकी, कंसेंट, लिक्विडेटर, फाइंडर ऑफ गुड्स, जॉइंट ओनर, ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे। क्या यहां पर एजेंट, जॉइंट ओनर, धमकी लिखे हैं? अगर ये नहीं लिखे तो लव यू आजा में नहीं है, और अगर ये लव यू आजा में नहीं है तो ये सेल वॉइड है। ऐसे पहचानना एग्जाम में। समझ गए ट्रिक? कैसे पहचानोगे? अगर कोई सेल लव यू आजा में नहीं है तो वॉइड, और वो सेल लव यू आजा में है तो, अब वो सेल लव यू आजा में कैसी होगी? साफ 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 शब्द लिखे होंगे, जॉइंट ओनर, एजेंट, लिक्विडेटर, किसी के सामने बेचना, वॉइडेबल, ऑलरेडी सोल्ड, कंसेंट, एस्टोपल, ऐसे शब्द साफ लिखे होंगे। क्या चाहूं? बोलो समझ आ गई बात? ऐसे पहचानना है मुझे एग्जाम में। ठीक है, अब आज की आखिरी बात कर लेते हैं, और बहुत छोटी सी बात। नहीं बाबू नहीं, आज तीसरे चैप्टर खत्म करके जाना है, जान चली जाए चाहे, तीसरा चैप्टर निपटा के जाएंगे। सुनो भाई ध्यान से, डिलीवरी बहुत आसान बच्चों का टॉपिक है, एक ही पेज है, ज्यादा ही है भी नहीं। इधर ध्यान दो, ओ भाई, ओ बाबू इधर ध्यान दो।
डिलीवरी। मुझे बताओ सामान की डिलीवरी और ओनरशिप अलग अलग चीजें होती हैं, एक ही होता है? पक्का लॉक कर दिया जाए। डिलीवरी का मतलब, हाँ डिलीवरी का मतलब ना ट्रांसफर ऑफ गुडनेस, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। मैंने तुम्हारे हाथों में सामान रख दिया, पर तुम्हारे हाथों में सामान रखने का मतलब है कि तुम्हें मालिक बना दिया? नहीं भाई, सामान तो एजेंट के हाथों में भी है, वो मालिक थोड़ी है। तो डिलीवरी मतलब सिर्फ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ, तो डिलीवरी डज नॉट इक्वल टू, तो ये भ्रम मत पाल देना कि जिसके हाथ में सामान है वो मालिक है, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। ये पेन मेरे हाथ में है, ये लैपटॉप मेरे हाथ में है कि नहीं बात? ये माइक मेरे हाथ में, पर मैं इसका मालिक नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ इसकी पोजीशन है, पर मैं मालिक नहीं हूं। मुझे डिलीवर कर दिया गया है यूज करने के लिए, पर मैं मालिक। तो डिलीवरी डजंट मीन्स ओनरशिप, डिलीवरी ओनली मीन्स राइट टू गिव यूज, कि आप ईमानदारी से इसे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है डिलीवरी कैसी होती है। भाई सामान ऐसा है जो मैं तुम्हारे हाथ में ले जाके रख दूं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे भैया? एक्चुअल डिलीवरी। अच्छा तुमने देखा होगा भाई साहब, एक क्रिकेटर ने बढ़िया सी कैच पकड़ ली, कमाल कैच का अवार्ड मिल गया, तो उसको इतना बड़ा चेक दे देते हैं। तो बैंक वाले भी इतना बड़ा चेक ले लेते हैं? चेक ला रहा विराट कोहली इतने बड़े बड़े है? तो बैंक वाले कहेंगे भाई विराट कोहली के लिए अलग से खिड़की बनानी पड़ेगी, इतना बड़ा चेक खिड़की होती है इतनी सी, इसमें चेक डाल दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा चेक क्या होता है बाबू? वो सिर्फ सिंबल होता है कि 1 लाख रुपए उसे मिले हैं, है कि नहीं बात? अच्छा अगर मुझे तुम्हें गाड़ी डिलीवर करनी है, मैं शोरूम वाला, तुमने गाड़ी खरीदी, रिबन कटा, तालियां बजी, है कि नहीं बात? तो गाड़ी तुम्हारे सर पे रख दूं, ले फैला हाथ, जय महेशमती, फैला हाथ, तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर थोड़ी रख दूंगा, क्या देनी पड़ेगी? तुम्हें चाबी देने का मतलब है गाड़ी तुम्हें दे दी, है कि नहीं बात? तो गाड़ी फिजिकली तुम्हारे हाथ में रखी नहीं जा सकती, इसे क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं बाबू? कार के लिए चाबी दे देना, गोडाउन के लिए चाबी दे देना, रेलवे की रिसिप्ट दे देना। सामान जा रहा है, मालगाड़ी, मालगाड़ी समझते हो ना, बहुत बड़ी सी होती है मालगाड़ी, रेलवे मालगाड़ी से सामान जा रहा है, तो मालगाड़ी के साथ तुम भी बैठ के जाते हो? साइड हो जाए मैं भी चलाऊंगा, बोलो तुम भी चलाओगे ट्रेन? नहीं ना। ये कैसे पता लगेगा कि वो गुड्स तुम्हारे? रेलवे रिसिप्ट सेलर के नाम पे तो सेलर ओनर, याद है सेक्शन 25, और रेलवे रिसिप्ट बायर के नाम पर तो बायर ओनर। तो वो रेलवे रिसिप्ट इज द सिंबल ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी, कि तुम्हें ये माल डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। और तुमने मंगाया अमेजोन से सामान, तुम बैठे थे क्लास में, फोन आया, तुम टेबल के नीचे घुस गए, भैया क्या बात है क्लास में हो? कुछ बच्चों को देखा है मैंने, और वो देखो नालायक को, वो टेबल के नीचे घुस के बात नहीं कर रहा, वो खुलेआम बात कर रहा है, कोई शर्म नहीं। सॉरी सर, समझ गया मैं, अंतरात्मा यही कह रही है ना। अब तुम टेबल के नीचे घुस गए, भैया क्या बात है? भैया तुम्हारा सामान लाया हूँ। भैया सामने चिंटू को दे दो, चिंटू को। चिंटू, घंटी बजी, चिंटू आया, चिंटू ने सामान ले लिया। सेलर बेचारा, डिलीवरी बॉय बहुत ईमानदार था, उन्होंने कहा भैया चिंटू ने दरवाजा खोल दिया, क्या करूं? चिंटू से बात करा। चिंटू ने कहा भैया क्या मंगा लिया? ये बम पटाखे। अरे पागल, बम पटाखे नहीं है, जूते हैं, रख ले, शाम को ले लूंगा आके। चिंटू ने तुम्हारे जूते ले लिए, तो उसने एक्नॉलेज भी कर लिया भैया मैंने जूते। तुम शाम को घर पहुंचे, चिंटू छल्ला जूते पहन के, भैया तुम्हारा मेरा साइज एक ही है, 6 नंबर 6 नंबर। भैया मजा आ गया, भैया 1 हफ्ते यूज कर लूं, कॉलेज, बिल्कुल कॉलेज में जाऊंगा नए नए जूते पहन के, मजा आ जाएगा भैया, 1 हफ्ते यूज कर लूं। अब तुम अपना गुस्सा निकाल दो चिंटू पे नहीं, अमेजोन वालों पे, डिलीवरी बॉय पे। सामान मेरा तूने कैसे दे दिया? सामान मेरा तूने कैसे दे दिया उसे? तो वो क्या बोलेगा? भैया तुमने पूछा, मैंने, तुमने हाँ कर दी। हाँ करके परमिशन लेके पूछने को जज ने एक टेक्निकल नाम दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या नाम दिया? तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब डिलीवरी टू द चिंटू इज इक्वल टू डिलीवरी टू यू। क्योंकि चिंटू ने क्या किया? पहन तो लिया, पर साथ में क्या किया तुम्हें? एक्नॉलेज मतलब बोल दिया कि भैया तुम्हारा सामान मैंने, इसमें अमेजोन वालों की डिलीवरी बॉय की क्या गलती है भाई? तो तुम मुझसे थोड़ी लड़ लोगे। कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब कितने तरह की डिलीवरी होती है? पहली एक्चुअल मतलब
पिज्जा ले लिया, सामान ले लिया, बैग ले लिया, किताब ले ली, ये सब। दूसरा, बड़ा सा चेक ले लिया, चाबी ले ली, रेलवे रिसिप्ट ले ली, बिल्टी ले ली। तीसरा, चिंटू को डिलीवरी इज इक्वल टू डिलीवरी टू यू, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब जो इनके रूल्स बनाए, मुझे बस 2 रूल बता दो, बाकी सब बच्चों वाली बात है। ये बताओ, आने जाने का भाड़ा कौन देगा, सेलर या बायर? तुमने सामान मंगाया, डिलीवरी बॉय सामान लेके आया, आने जाने का भाड़ा कौन देगा? आने जाने का भाड़ा देगा बायर। बिल्कुल सही जवाब नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है बाबू, ये एक कॉमन मिस्टेक। हमें ऐसा लगता है आने जाने का भाड़ा तो सर हम ही देते, नहीं। अगर तुमने अमेजोन से सामान मंगाया तो उसमें लिखा था 499 के ऊपर का बाय कर लो तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना। होता है ऐसा? किसी और ऐप से मंगाया हो, जैसे मान लो स्विगी विगी से खाने पीने का सामान मंगाया हो, तो एकदम से वो पॉपअप हो जाता है, ये गुड न्यूज, डिलीवरी फ्री, है ना, कि 200 रुपए से ऊपर का खाना पीना मंगाना, डिलीवरी फ्री। अरे वो डिलीवरी फ्री नहीं है भाई, डिलीवरी फ्री मतलब बाइक वाला पानी से ला के ला रहा, बाइक वाला बाइक में पेट्रोल डला के ला रहा होगा ना, तो वो पेट्रोल का दाम पैसा कौन भर रहा है? एक्चुअली में डिलीवरी फ्री तुम्हारे लिए मतलब ये है कि वो डिलीवरी का पैसा सेलर दे रहा है। मैं कब दूंगा? नहीं, मैं तब दूंगा जब वहां पे मुझसे बोलेगा डिलीवरी चार्जेस 40 रुपीज। बोल हाँ कर, क्लिक कर, क्लिक टू पे, है ना। वो मोबाइल चीख रहा होता है अंदर से, तुम उसकी चीख पुकार सुन नहीं पाते, वो क्या चीख रहा है? क्लिक टू पे। अब तुमने अगर क्लिक टू पे कर दिया, ठीक है कर रहा हूं, तुमने अगर क्लिक टू पे कर दिया तो डिलीवरी चार्ज देने के लिए किसने हाँ बोली? यही लॉ में लिखी है बात। जर्नली डिलीवरी चार्जेस पेड बाय द सेलर अंटिल बायर एक्सेप्ट द डिलीवरी चार्ज। समझ में आई बात? यही तो होता है। अब तुम क्लिक टू पे कर नहीं रहे, तुमने कहा पागल हो रहा है, 100 रुपए का खाना मंगा रहा हूं, 70 रुपए डिलीवरी ले रहा है। होता है कई बार ऐसा। तुमने सोचा एक बर्गर मंगा लेता हूं मैकडी से, 50-60 रुपए का मैक आलू टिक्की, 60 रुपए का होता है, 60 रुपए की डिलीवरी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं? सेंड बैक। 60 रुपए का बर्गर है और 60 रुपए की डिलीवरी, 120 रुपए का बर्गर पड़ा मुझे, तुमने कहा छोड़ भाई हम नहीं मंगा रहे, है ना। तो तुमने उसको नहीं मंगाया ना, तुमसे वो पूछता है क्लिक टू पे, बताता भी है डिलीवरी चार्ज। इसका मतलब डिलीवरी चार्जेस जर्नली पेड बाय द सेलर अंटिल बायर एक्सेप्ट टू पे। पहला नियम समझ में आ गया? पहला नियम इसलिए बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को कई बार लगता है डिलीवरी चार्जेस तो मैं ही देता हूं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्यों देते हो? क्योंकि तुम उसको हाँ करते हो। अगली बात, सामान को मंगाने की डिमांड कौन करेगा? बायर करेगा। तुम कहते हो ये बात कि भाई संडे को छुट्टी है, संडे को लेके आइयो सामान, है ना। अगर मान लो एसी है, वो छोड़ो कि छोटा मोटा सामान मंगा ले, तुमने अमेजोन से एसी मंगाया, तो एसी में सेलर पूछता है ना भैया कब आ जाऊं इंस्टॉल करने, तो तुम कहना भैया संडे को है, संडे को छुट्टी होती है। इसका मतलब डिलीवरी के लिए जो डिमांड की जाती है वो कौन करता है? बायर ही करता है कि भैया सामान तू डिलीवर करेगा और इस दिन डिलीवर करेगा। समझ गए ना? 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, याद रखेंगे। पहला, क्या सलमान खान अगर बोल रहे हैं माधुरी दीक्षित जूते दो पैसे लो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि इसे अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? ये इसको नाम दे दिया कॉन्करेंट डिलीवरी। क्या नाम दे दिया? यानी अगर कैश सेल्स हो रही है तो सामान सेलर पैसा, सेलर सामान देने को तैयार, बायर पैसा देने को तैयार, इट इज कॉल्ड डिलीवरी। का मतलब ओनरशिप। बोलो, ओनली पोजेशन नॉट द ओनरशिप। ये लिखी बात। पुटिंग द गुड्स इनटू द ओनली ओनरशिप मत मान लेना। समझ गए? बच्चों वाली बात थी। अगली बात, भाई ये बताओ, तुमने 2 पिज्जा मंगाए, कितने मंगाए? 2, ठीक है ना। एक लेके आ रहा, कह रहा एक ले आऊंगा 2 घंटे बाद, बीच में भूख लग रही थी, खा गया। एक पकड़ लोगे? जज ने बोला ले मत लियो। ओ भैया ले मत लियो। अच्छा अगर मैंने ले लिया तो जज ने बोला डिलीवरी ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू डिलीवरी ऑफ
जज ने कहा क्यों ले रहा भाई, तूने 2 पिज्जा मंगाए, 2 डब्बे आने थे, वो कह रहा है 1 डब्बा ले लो, 1 डब्बा 2 घंटे बाद लाऊंगा, तू एक डब्बा ले क्यों रहा है, वो नहीं आएगा 2 घंटे बाद। समझ ना बात। तो जज ने बोला डिलीवरी, इफ यू टेक इन द डिलीवरी ऑफ द पार्ट डिलीवरी इट इज इक्वल टू डिलीवरी ऑफ द होल। बात खत्म। समझ में आ गई बात। जब तक कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही क्या ना किया हो कि पिज्जा 4 बजे और दूसरा पिज्जा 6 बजे, तब तक आधा मत लेना भाई, आधा मत लेना। कौन डिलीवरी के लिए अप्लाई करेगा, याद रखना ये बात, सेलर नहीं करेगा, तुम कहोगे। ठीक है, क्या लिखा पढ़ो। सेलर। अगली बच्चों वाली बात जो पहले भी हम बचपन से जानते आए हैं, सामान कहां पे डिलीवर होगा, कहां डिलीवर होगा, तुम्हारे शिपिंग एड्रेस पे। अगला लेवल, तुम दुकान पे गए, तुमने सामान खरीदा, तुमने अपना एड्रेस नहीं दिया, फिर तुम कहोगे, दुकानदार पूछ लेगा, तुमने अपना फोन नंबर भी नहीं दिया, तो कह रहा भैया, तुम बस भागते चले गए, भागते ही चले गए। और मजेदार बात, तुम एडवांस भी दिया है, इतनी जल्दी, इतनी खुशी शादी की, जयमाला बुक करने गए, एडवांस दिया है, ना पता बता के है, ना फोन नंबर दे के। अब जयमाला कहां मिलेगी, बोलो, दुकान पे मिलेगी। तो जज ने बोला अगर तुमने कोई एड्रेस नहीं दिया, कोई फोन नंबर नहीं दिया, तो वो सामान वहां मिलेगा जहां उसका, और वो एग्रीमेंट जनरली कहां हुआ होगा, दुकान। जज ने बोला भाई मैं वही बातें तो लिख रहा हूं जो तुम करते हो दुनिया में। तुमने दुकानदार से सामान खरीदा, सामान तुमने कहा मैं नहीं ले रहा भाई, अभी बाद में ले लूंगा, ना तुम उसे एड्रेस बता गए कि कहां डिलीवर करना है, ना तुम उसे फोन नंबर दे गए। अब क्या सामान दुकानदार खा जाएगा, वो खुद जयमाला कर ले अपनी, नहीं, सामान वही डिलीवर होगा जहां वो तुम्हें पैसे दे कर गया, जहां तुमने एग्रीमेंट किया है। इतना तो यकीन है लौट के जरूर आएगा। बात खत्म। अच्छा, दुकानदार कह रहा है भैया मैं तो सिर्फ एक खोखा खोल के बैठा हूं, मैं तो माल ले लेता हूं, ऑर्डर बुक कर लेता हूं, लेकिन सामान बनता वो दूर काली घाटी के पीछे फैक्ट्री है, काली घाटी के पीछे फैक्ट्री है। सामान कहां डिलीवर होगा, जहां वो सामान बनेगा, वेयर द गुड्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस। मैं तो बस बुकिंग करने बैठा हूं, यहां सामान तो वहां मिलेगा दूर काली घाटी के पीछे। डिलीवरी का टाइम क्या है, सामान कब डिलीवर होगा, जनरली कब होना चाहिए, आम आदमी की दुनिया में, उल्लू की दुनिया में नहीं, आम आदमी की दुनिया में सुबह सुबह। क्यों 6 बजे आ जाएगा, मतलब दिन में ही, रात को 2 बजे बुला लोगे क्या, 2 बजे घंटी बजा रहा, टन 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 टन, क्या जल्दी खोल दे। क्यों खोल दूं मैं दरवाजा, क्यों खोल दूं मैं, क्योंकि लॉ मुझे इसकी इजाजत देता है। क्या टाइम फॉर डिलीवरी क्या होना चाहिए, या तो मैं बोलूं कि 2 बजे दियो रात को, ऐसे कई लोग करते हैं आजकल। जैसे केक मंगाया, अब उसमें एक चलन है कि 12 बजे ही कटेगा केक, कटेगा सब में बटेगा, पर कब, 12 बजे। अब केक भी मैं पहले लाके रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो डिलीवरी बॉय कब लेके आए, 12 बजे या 11:55 पे, है कि नहीं बात। तो जब तक मैं उसे नहीं बोलता कि ऑड टाइम पे जाके दे, तब तक वो सामान कब डिलीवर होना चाहिए, रीजनेबल। और रीजनेबल टाइम जज के हिसाब से क्या होता है बाबू, मैट नहीं, जज के हिसाब से क्या होता है, दिन का समय, जज के हिसाब से क्या होता है, ठीक है ना। तो जज कहता है भाई मेरी नजरों में रीजनेबल टाइम होता है दिन का समय, रात के 7-8 बजे तक भी चल जाएगा, पर रात के 12 बजे 2 बजे डिलीवरी रीजनेबल टाइम में नहीं आती है। ये वाली बात मैंने बता दी। इस प्यार को क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। चिंटू, अगर डिलीवरी गुड्स की चिंटू के पास है तो मानी जाएगी तुम्हारे पास है, अगर चिंटू ने उसे क्या कर दिया है, तुम्हें फोन करके एक्नॉलेज कर दिया। अब यहां तुम्हारी बात आती है, तुम कह रहे हो दुकानदार को डिलीवरी कर दे सामान, तो तुम कब डिमांड करोगे,
तुम भी तो रीजनेबल आवर में डिमांड करोगे। अगर तुम उससे रात को 2 बजे सामान नहीं ले रहे तो तुम उससे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो भी तुम्हारे कहने पे 2 बजे आ जाएगा? वो कहेगा उस दिन मैं आया था तो तुमने दरवाजे नहीं खोले थे, अब क्यों आ जाऊं 2 बजे, सुबह आऊंगा 10 बजे। समझ में आई ना बात? राइट, बोलो। तो जर्नल केस में ना सेलर और टाइम पे सामान देगा ना बायर और टाइम पे सामान मंगाएगा, जब तक दोनों ही उस और टाइम के लिए राजी ना हो। ये वाली बात भाई मैंने तुम्हें बहुत ही दिल से बताई है। खर्चा कौन भुगतेगा? बायर है सेलर? गलत मत कर देना भगवान के लिए, एग्जाम में गलत मत कर देना भाई। बच्चा पता नहीं क्यों पढ़ने के बाद भी लिख के आता बायर। बायर नहीं, कौन देता है सामान? सेलर देता है। कौन देता है? सेलर। अब ये जो पॉइंट है ना भाई, ये आया है मई 2025, सिर्फ इकलौता यही पॉइंट, सेक्शन 37। पहले सुनना ध्यान से, तुम्हें लगा चाहे तो बच्चों वाली बात थी, पता नहीं बच्चे लिख के आएंगे। तुमने मंगाए मान लो 20 समोसे, कितने मंगाए? दुकानदार ने पता नहीं फोन कनेक्शन में क्या दिक्कत है, तुमने बोला भैया 20 समोसे दे जा, वो 30 ले आया। कितने ले आया? 30। 20 मंगाए 30 ले आया, क्या करें? आए क्या करें? बस एक ही ऑप्शन है, 10 वापस, है ना? जजने वाला भाई जो तुम कह रहे हो मैं यही लॉ में लिखता हूं। तो सेल्स ऑफ गुड्स सबसे टुच्चा चैप्टर है। जज ने भी लिखा या तो 10 लौटा दे और 20 ले ले, या फिर 30 के 30 ले ले और पैसे दे दो, देख पैसा दे दो, बात खत्म। इसका करते हैं उल्टा। तुमने बोला भैया 20 समोसे लिया, 20, पता नहीं उसकी खोपड़ी में क्या दिमाग घुमा, वो लिया आया 15। कितने लिया? जो मंगाया उससे कम। अब इसमें भी दो ही ऑप्शन है, जहां तो मैं कह रहा हूं 15 दे दे, या फिर भाई ये लड़ेंगे आपस में, हम आधे, भैया 20 जने हैं, 20 समोसे मंगाए हैं, ये कह हम आधा नहीं कर सकते। ये कहेगा पपड़ी मैं लूंगा, वो कह रहा नीचे चोंच में पनीर दबाए, चोंच मुझे दे दे, पीछे वाला कह रहा चटनी मैं पीऊंगा, है कि नहीं बात? बोलो। वो भाई कौन है बैठा, कह रहा कोई बात नहीं समोसे आलू मुझे दे देना, ठीक है? समझ ना बात? हमने कहा भाई यहाँ इंसान नहीं है, भेड़िए हैं, ये झपट पड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो जज ने बोला बात तो सही है भाई, फिर क्या कर? रिजेक्ट कर दो। लेकिन सारे बालक कहने लगे भैया तुम्हारे चक्कर में जो 15 आए वो भी मारे जाएंगे। तो तुमने बोला सर एक काम करो, आप बांट देना, एक काम करो। अब मैंने हर्ष के हिस्से में दे दी पापड़ी और पड़ोसी के हिस्से में दे दिया आलू। अब देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं बात? अब लड़ना मत बेड़ियों की तरह, थोड़ी पापड़ी दे दे, क्यों दे दूं मैं, है कि नहीं बात? तो तुम क्या कर सकते हो, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। 2 केस समझ में आ गए, है ना? 2 नंबर में आया था, 4 केस बनते हैं। पहला ज्यादा सामान ले आया, दूसरा कम सामान, तीसरा समझना ध्यान से। मैंने उससे बोला 20 समोसे लिया, क्या बोला? पता नहीं उसकी खोपड़ी में क्या बात है, वो 15 समोसे लाया और 5 लिया है ब्रेड पकौड़े। कार्तिक तो लटक गया, कार्तिक की तो राल बह गई। कार्तिक कह रहा मैं ले लूंगा ब्रेड पकौड़ा, मैं ले लूंगा। लेकिन बाकी बालक कह रहे मैं भी लूंगा ब्रेड पकौड़ा। अब मैं दुकानदार से बोला ये कौन है? बालक नहीं है ये ब्रेड पकौड़े के चक्कर में एक दूसरे से मार पिटाई कर लेंगे। चाहिए समोसे थे, किसने तुझे बोला 5? वो कह रहा सर पता क्या था, 15 समोसे बिल्कुल बचे थे गरम गरम, और मैं 5 समोसे तलता तो ये ठंडे हो जाते, फिर आप ये 15 रिजेक्ट कर देते। 15 समोसे के साथ मैंने ब्रेड पकौड़े कुदा दिए तेल में। आप एक काम करो, ब्रेड पकौड़े ले लो, पैसे समोसे के दे देना। अगर ब्रेड पकौड़ा महंगा है तो पैसे समोसे के दे दो, कम से कम मेरी सेल हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। अब क्या करें? अगर सारे बच्चे तैयार हैं कि हम भेड़िए नहीं बनेंगे, भेड़िया पिक्चर जरूर आई थी, है ना, लेकिन हम भेड़िए फिर भी, तो सारे एक्सेप्ट कर लेना, पैसे देना। या फिर अगर बच्चे कह रहे हैं नहीं मैं तो ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, लड़ाई हो गई, तो ये दूसरा ऑप्शन ये बनता है क्या, समोसे ले लो, ब्रेड पकौड़े रिजेक्ट कर दो। और क्योंकि समोसे भी हमारे मंगाए हुई क्वांटिटी से कम है,
तो बच्चा फिर कह रहा पापड़ी में आलू तू, तो फिर क्या कर सकते हो, पूरा पैकेट रिजेक्ट कर दो भाई, क्योंकि यहाँ 5 समोसे, यहाँ 5 ब्रेड पकौड़े पे भी लड़ाई होगी और 15, इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ गुड्स। बाबू क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ आधे आधे नंबर का 1 पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर में और 5, 2 नंबर में 3-4 मिनट लगेंगे लिखने में। अगली बात सुनना ध्यान से, तुमने 20 समोसे मंगाए और वो इस बार 20 समोसे ही लाया, लेकिन जब तुमने ऊपर ऊपर समोसे निकाले थे वो बहुत बढ़िया गोल्डन गोल्डन से थे, जब नीचे के समोसे निकालते बिल्कुल काले और थे। तुमने पूछा कहां से लाया? ब्राजील से, वेस्ट इंडीज से? कहां से लाया है ये? 55 डिग्री में तले हैं तूने? तो वो चुप हो गया। फिर तुम्हें पता लगा कि ये बेचारे जो 5 समोसे थे ये पहले सुबह 10 बजे तले गए थे, फिर ये बिके नहीं, फिर ये 12:30 बजे वाले लॉट में फिर तले गए, तो ये ब्राउन से हो गए डार्क ब्राउन। फिर ये तुम्हारे लॉट की बारी आई शाम को 4 बजे की, इन्हें फिर खुदा दिया गया। ये खुद कह रहे भाई जला दो हमें, इसलिए वो क्या हो गए? काले हो गए। तो जज ने बोला सामान सेम था पर उसमें तुमने मिक्स कर दिया, जले समोसे क्यों ले लूंगा मैं भाई? अब क्या ऑप्शन है बताओ? या तो सब कैंसिल या 5 कैंसिल। पढ़ के देख लो। पहला केस लेसर, दूसरा केस एक्सेस, तीसरा केस ब्रेड पकोड़े, चौथा केस जले समोसे। पहला केस कम समोसे, दूसरा केस ज्यादा समोसे, तीसरा केस समोसे के साथ ब्रेड पकोड़े और चौथा केस जले समोसे। समझ में आ गई बात? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिलीवरी रिलेटेड टू रॉन्ग क्वांटिटी। व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिलीवरी रिलेटेड टू रॉन्ग क्वांटिटी, है ना। अगली बात, इंस्टॉलमेंट पे डिलीवरी दे रहा है। इंस्टॉलमेंट क्या ले लोगे? नहीं, इंस्टॉलमेंट मत लेना भाई जब तक कि इंस्टॉलमेंट का एग्रीमेंट ही ना हो। इंस्टॉलमेंट मतलब कि तुमने मंगाया खाना, तुमने कहा भाई एक दाल मखनी ली, एक पनीर लिया, है ना, और भाई 5 रुमाली रोटी, 5 बटर नान, बिल्कुल करारी एकदम, मुंह में पानी आ गया। सटक लो पहले, पानी सटक लो, है कि नहीं बात? अब वो कह रहा है दाल मखनी अभी लाऊंगा, पनीर लेके आऊंगा, इंस्टॉलमेंट पे लाऊंगा। तो भाई इंस्टॉलमेंट क्यों ले रहे हो? इंस्टॉलमेंट तभी ली जाती है जब क्वांटिटी किसका हो। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट। मत लेना भाई इंस्टॉलमेंट जब तक कि तुम खुद ही ना कह दो कि मैं इंस्टॉलमेंट वाला एग्रीमेंट कर रहा हूं। अगली बात, मजेदार बात, अगर तुमने ट्रक वाले को सामान दे दिया, सनी देओल को, सनी देओल आया, मैं निकला गड्डी लेके आया हूं। जब वो गड्डी लेके आया, तुमने सामान सनी देओल की गड्डी में लोड कर दिया। वो सामान किसका? सेलर का या बायर का या सनी देओल का? भाई पोजीशन सनी देओल के पास है, पर वो सनी देओल का थोड़ी होगा, किसका होगा? तो जज ने बोला जर्नली हम किसका मानेंगे? बायर का। अगर गुड्स सनी देओल को डिलीवर कर दिए गए, ट्रक में डिलीवर कर दिए गए, तो डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब होता है ऑन द फर्स्ट इंपैक्ट, मतलब पहली बार ऊपर से बात की जाए तो। समझ गए? जैसे तुम पहली बार क्लास में आए तो तुम्हारी खोपड़ी में मुझे देख के कैसे ख्याल आए होंगे, पता नहीं कैसे ही पढ़ा देते होंगे, है कि नहीं बात? ठीक है, कहीं हमारा मोबाइल चलाते हुए मोबाइल तो ना फेंक दे गुप्ता सर की तरह। वो पीछे वाला तब भी नहीं सुन रहा। किशन ने मोबाइल लिया और तुम्हारे सामने हुआ था इंसिडेंस, वो नहीं हुआ नहीं, तभी मजे ले रहा है ये। बाकी से पूछ लेना, है जमीन पे वो बच्चा आया नहीं आज, ध्रुव, हाँ उसका मोबाइल फेंक दिया बराबर, और ये और कह दिया बुला ला अपने मम्मी पापा को। पता लगा मम्मी पापा से और पिट रहा है, इसलिए दिया था मोबाइल क्लास में यूज करने के लिए। मम्मी पापा ने चैट चेक कर ली, फिर और पिट रहा है। तो वो बेचारा
ना मम्मी पापा से शिकायत कर सकता, ना सर से कह सकता मेरे मोबाइल की तोड़ा। सब कुछ ऊपर वाला सब देख रहा है, इसमें कोर्ट भी नहीं बोलेगा सर की गलती है। अरे जब बालक पढ़ने के लिए बुलाया तो क्लास में मोबाइल चलाने के लिए फीस थोड़ी दी तुमने मुझे, है कि नहीं बात भाई? चेतावनी की तरह समझना इसे, ठीक है ना? इसे बोलते हैं प्राइमा फेसी। क्या बोलते हैं? प्राइमा फेसी। गुप्ता सर को देख के ऐसा लगता है कितने प्यारे दिल के, कितने अच्छे इंसान है, लेकिन एक दिन उनका ऐसा भयंकर रूप देखने को मिलेगा, वो डिटेल में पता लगता है। तो प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फर्स्ट इंपैक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन से कोई ये नहीं सोचता पराग सर भी ऐसा कर देंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं बात? प्यार प्यार से चाशनी चाशनी की बातें बोलने वाला व्यक्ति एकदम से मोबाइल फेंक के मार दे गुस्से में, ऐसा हजम नहीं होता, इसलिए बोलते हैं प्राइमा फेसी। मतलब प्राइमा फेसी डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। जर्नली ऐसा होता है, गहराई में जाओ तो हो सकता है ऐसा ना निकले कि बिल्टी किसके नाम पे हो, सेलर के नाम पे, तो प्राइमा फेसी हम मानते हैं कि वो किसका सामान है। अब इससे खतरनाक लॉ निकल के आया, अगर वो बायर का सामान है, सनी देओल ने बोला मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं एक मोड़ आया, मैं वहां ट्रक लिटाया। अब सनी देओल ने एक मोड़ ममूरा चौक पे जाके ट्रक लिटा दिया। अब ट्रक कहां लेटा हुआ है? ममूरा चौक, और सनी देओल भाग लिया। सनी देओल, अब बायर कह रहा है मैं सामान का लॉस मैं झेलूंगा, सेलर कह रहा है और क्या? यहां पे लिखा है गुड्स डिलीवर टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवर टू द बायर। बायर कह रहा है मैं क्यों झेलूंगा लॉस, सेलर कह रहा है इसलिए झेलेगा, पढ़। बायर कह रहा है प्राइमा फेसी लिखा है, इसका मतलब दुनिया में सारे गुड्स जो ट्रक वाले के वजह से बेकार हो जाते हैं, सब कुछ लॉस बायर झेलेगा, तो यार ये भी गलत है। तो जज ने लॉ में लिख रखा है, सुनना ध्यान से बात, कि जब कोई भी सामान ट्रक वाले को डिलीवर किया जाएगा तो सेलर बायर को इंश्योरेंस के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? सेलर कहेगा बायर को इंश्योरेंस करा ले। क्या करा ले? जब इतना महंगा कीमती सामान है तो क्या करा ले? अब इंश्योरेंस अगर बायर ने करा लिया तो अबे मजे नहीं लिए तुमने, तो ये लॉस कौन झेलेगा? सेल चप्पल कहाँ है मेरी? तो बायर क्यों झेलेगा? इंश्योरेंस भाई, मोटी रस्सी लाना भाई, मोबाइल वाले भैया इस पे तू लटक जाइए भाई, इस पे मैं लटक जाऊंगा। फायदा नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ाने का। बचपन से एक चीज सीखते आ रहे हैं, जब इंश्योरेंस कराते हैं तो लॉस किसका होता है? इसकी वो भी चेक करनी पड़ेगी कहीं टूट ना जाए। और मैं लिख के जाऊंगा पहली कैमरे के सामने, मेरी आत्महत्या का कारण ये वाले इस वाले बैच के बच्चे, जो नहीं आया वो भी लपेटा जाएगा। हेडलाइन छपेगी, टीचर ने की आत्महत्या, बच्चों ने दिए गलत जवाब। देख लो मोबाइल खुद ही फेंक दे, वहां फेंक के मार, फेंक के मार वहां मोबाइल। कौन झेलेगा लॉस? बाबू एन भैया, कौन झेलेगा लॉस? इंश्योरेंस कंपनी। कौन झेलेगा? इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो तुमने देखा होगा हम उसका प्रीमियम भरते हैं। भाई वो प्रीमियम भरने का मतलब ही क्या होता है? तुम्हारे घर में कार है, तुमने कार का प्रीमियम भरा, इसका मतलब ये कार में कोई भी खराबी गड़बड़ी हुई तो पैसा कौन भरेगा? जज यही कह रहा है भाई, जब सेलर ने तुझे बोल दिया इंश्योरेंस करा ले, तो सनी देओल ममूरा चौक पे ट्रक लेटा दे या 72 पे जाके ट्रक लेटा दे, पैसा कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। कौन भरेगा? अगर बायर ने इंश्योरेंस नहीं कराया तो बायर की गलती है, सेलर तो ईमानदारी से बोल देगा देखो मैंने कहा था। लेकिन सुनना ध्यान से अगली बार, इंश्योरेंस कराने के बाद भी एक ऐसा लॉस होता है जो बायर को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो रिस्क सेलर अपने ऊपर ले ले। बताओ ऐसा लॉस कौन सा होता है? एक ऐसा लॉस होता है जो इंश्योरेंस कराने के बाद भी, या सेलर बोल दे कि लॉस मेरा, सामान रास्ते में जा रहा है सनी देओल के साथ, लॉस मेरा, लेकिन वो लॉस तब भी सेलर के बोलने के बाद भी वो लॉस बायर झेलेगा। ऐसा कौन सा लॉस होता है? नहीं बाबू नहीं, है ना? अकाउंट्स वाले भैया की बेइज्जती करा दी तुमने। ऐसा लॉस को बोलते हैं बाबू नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस होता है बाबू? नॉर्मल लॉस। क्या होता है? नॉर्मल लॉस कौन झेलेगा? बायर। सिंपल है ना? तो नॉर्मली अकाउंट से भी पढ़ा होगा ना भाई, इतना लॉस बायर, इसमें क्या लड़ रहा है तू यार? समझ में आई ना बात?
अब 1000 लीटर पेट्रोल चला इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से, सेक्टर 52 के पेट्रोल पंप पे जाके पहुंचा। जब उसने वो उसमें बंकर होते हैं नीचे पेट्रोल, वहां जब अनलोड किया तो वो 1000 की जगह निकला 990 लीटर। पूरी दुनिया ये जानती है 10 लीटर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट। तो वो जो नॉर्मल लॉस है ना, वो कौन झेलता है? अकाउंट में तो यही मानते हो कि वो नॉर्मल लॉस किसका है? बायर। तो ये इसलिए लिखा है, उसे बोलते हैं इंसिडेंटल टू कोर्स, जो ट्रांजिट में इतना लॉस हो ही जाता है। तो बाबू नॉर्मल लॉस बायर ही झेलेगा। नॉर्मल लॉस कौन झेलेगा? बायर झेलेगा। और आखिरी बात बाबू, आखिरी बात, जब भी सामान तुम्हारे घर के पास डिलीवर होगा, तुम्हारे घर में डिलीवर होगा, तुम्हें हमेशा एक राइट मिलेगा। क्या? जागो ग्राहक जागो का राइट, राइट टू एग्जामिन द गुड्स। चेक करके सामान लेने का है, चेक करके सामान, है ना, एक्सेप्ट करने का है ना। अच्छा ये आखिरी बात आज की, ये कैसे पता लगेगा सामान एक्सेप्ट कर लिया तुमने? यू हैव एक्सेप्टेड द डिलीवरी, हाउ इट इज डिफाइंड। जब बायर कह दे बढ़िया लगा भाई, ले लिया, बढ़िया लगा। दूसरा, उसने एक ऐसा काम किया जो इक्वल टू यस हो गया, चिंटू की मम्मी को बेच दिया, गिरवी रख दिया। तीसरा, ये तीनों बातें कहां पड़ी हैं? हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम एज सेक्शन 24 में तो ये पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम किसकी तरह है? सेक्शन 24। और एक बात रह गई, फिर तो खत्म ही हो गया चैप्टर, है ना। आखिरी बात सुनना ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम अमेज़न से सामान मंगाते हो, क्या तुम्हारा राइट है रिटर्न करने का, या कर नहीं सकते? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि हाँ टाइम पीरियड में रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? है ना, बोलो। यानी कि रिटर्न नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये बात भाई आज से 150 साल पहले, 150 साल पहले लिखी जा चुकी है। अगर किसी सेलर ने किसी बायर को अगर सामान दिया है, तो बायर के पास ये राइट है कि वो सामान को क्या करे, कोई भी कारण की वजह से सामान ठीक नहीं लगा, जीन्स मंगाई फिट नहीं आ रही, सामान मंगाया खराब सा था, किसी भी कारण से, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सामान रिटर्न करते टाइम पे हम यही करते हैं। ये तुम्हारी बनी बाबू क्या? ड्यूटी। क्या बनी? अब मान लो सामान आया ट्रक से, सनी देवल आया, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, नहीं नहीं भाई नहीं, एक मोड़ आया, उस मोड़ से अंदर आके तुम्हारे घर तक वो सामान ले आया। हर बार थोड़ी हर मोड़ आएगा ट्रक पलटा देगा, वो ऐसा नहीं होगा भाई। क्या बेइज्जती कर रहे हो सनी देवल की? हैंडपंप उखड़ जाएगा 1 मिनट में। अब उस दिन था आज का दिन, आज का दिन मतलब आज क्या है? हाँ, तुमने बोला शनिवार के दिन सामान नहीं लेता मैं, शनिवार के दिन। सनी देओल गुस्सा आ गया, ऐसा मत करो अशरफ अली, हैंडपंप उखाड़ दूंगा मैं अशरफ अली। तुम कह रहे हो भैया गुस्सा मत करो भैया, कभी कभी अंदर आत्मा से सनी देओल निकल जाता है, कभी शाहरुख खान, है कि नहीं बात? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब तुम कह रहे हो भैया तारीख पे तारीख, अशरफ अली कुछ भी कह दो मुझे, मैं शनिवार वाले दिन सामान लोहे का है, मैं शनिवार वाले दिन लोहे का सामान नहीं लेता। अब सनी देओल आ रहा मान लो एमपी से, 3 दिन लगे आने में। सनी देओल कह रहा भाई बात कर ले पहले सेलर से। तुमने सेलर से बात करी, तुमने बोला आज नहीं लूंगा, आज शनिवार है। सेलर कह रहा यार सर, तुम उल्टा उससे लड़ रहे हो, कह रहे हो भाई तू ऐसे करता ना कि या तो शुक्रवार को आता या शनिवार को कौन भेजता है। तुमने कहा भैया मुझे क्या पता यार, तुम सामान ले लो। तुमने कहा नहीं लूंगा। फिर तू सेलर बोल रहा फिर वापस मंगा लूं, करा नहीं वापस मत मंगा, कल ले लूंगा, कल बस शनिवार टल जाए
और रविवार लग जाए, अब वो 15-20 घंटे कहां जाएगा सनी देओल बताओ? कहां जाएगा बोलो? हाँ, सनी देओल का दरवाजा खोल, खाना पीना बनवा, खाना साथ खाएंगे, मटर पनीर बनवा लियो। तुम कह रहे हो भाई ऐसा नहीं होता है ना। अब सनी देओल कहने लगा ऐसा क्यों नहीं होता, कहां जाऊं? तुमने बोला तू कहीं भी जा। अब सनी देओल तुम्हारी गली के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है, तुम्हें देख रहा घूर घूर के, घर तुम्हारा वहां बरगद के पेड़ के नीचे, सनी देओल कह रहा कल ले ले, ऐसे कर ले तू पहले। अब ये बताओ रात को बारिश आ गई, तुम कह रहे हो मुझे इससे मतलब नहीं है। सनी देओल बेचारा ईमानदार, सनी देओल ने वो वाटरप्रूफ तिरपाल लगाया, खुद भी बेचारा परेशान रहा, ट्रक में बैठा ना, खुद भी सामान वामान भी ढका, देख रहा दिल पे ले रहा है ये बात, सनी देओल के अंदर खुद घुस गया, सुन नहीं रहा बात। सनी देओल ने बोला अगले दिन सुबह, सुनना ध्यान से, सनी देओल ने अगले दिन बोला, रविवार लग गया, सनी देओल ने बोला भैया सामान अब तो दरवाजा खोल दो, सामान अंदर गया। सनी देओल ने बोला अब सामान ट्रक से जब उतरेगा जब मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब तुम कह रहे हो 5,000 क्यों? 15 घंटे यहाँ बिताने के, तुमने खाना नहीं खिलाया, खाना कहीं और खाया, तुम्हारा जो सामान बारिश में अगर है ना भीगता तो जिम्मेदारी मेरी हो जाती कि ढंग से सामान नहीं लेके गया पैक करके, तुम गोडाउन खोलने को तैयार नहीं, शनिवार के दिन नहीं खोलता, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे मेरे, देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे। जज ने बोला ये है बायर की। अच्छा अगर कोई लॉस हो जाता उसमें तो वो भी बायर झेलता, पता लगा 100 यूनिट में से 10 यूनिट भीग जाती तो वो लॉस सनी देओल नहीं झेलता, बायर शनिवार वाले दिन दरवाजा नहीं खोलता, ये कोई लॉजिक नहीं है। और जो उसने केयर करी उसका पैसा 5,000 रुपये सनी देओल मांग रहा है तो देना पड़ेगा। मतलब समझ में आ गई बात? तो इन्फॉर्म द बायर इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, और लॉस और चार्जेस गिवन बाय द बायर इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर। आज का होमवर्क लिख लें भाई, फिर अगली क्लास में क्वेश्चन में लिख के दिखा दूंगा ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक आप लिख दो सर, एक मैं लिख के दिखाता हूं है ना। चलो आज तो टाइम काफी हो गया, तो अगली क्लास में लिखूंगा, बस वो होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 1987 में आया था सीए इंटर के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2। फोटो खींच लो, जिनको अभी बुक नहीं मिली है वो बच्चे फोटो खींच लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 1987 सीए इंटर। पहले ये सेल्स ऑफ गुड्स सीए इंटर में हुआ करता था तुम्हारे जन्म से पहले, अब तुम्हारे जन्म लेने के बाद ये फाउंडेशन में आ गया, तो इतना ही रेलिवेंट वो तुम्हारे एग्जाम के लिए भी है जितना तब था। पेज नंबर बाबू, पेज नंबर 211, ये तुम लिख के लाना, फिर हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? ग्रुप पे क्वेश्चन का आंसर भेज देंगे। चलो भाई आज बहुत देर हो गई, 2 घंटे हो गए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।